एक हम्बली रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी बात मान लें सारे, आज के सेशन से रिलेटेड है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मोबाइल फ़ोन ऑफ कर दें। टीचर से नहीं, टीचर से अपनी रिक्वेस्ट है साइलेंट पे कर लें वो, लेकिन स्टूडेंट पढ़े में लगी है, टीचर भी कर लें तो बहुत अच्छी बात है। आप इसे करके देखें कि मोबाइल फ़ोन पावर ऑफ कर दें, मोबाइल फ़ोन बंद, या कोई और आपके पास डिवाइस है उसको पावर ऑफ कर दें। अनलिमिटेड कोई इमरजेंसी होती है एक अलग बात होती है, और आपने ये भूल जाना है कि आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। आज के सेशन में जो 1 घंटे का सेशन है, आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। दूसरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस सेशन में आपने मेरी तरफ देखना, मेरी तरफ यानी पूरे सेशन में आपने कोशिश करनी है कि आपकी नज़र इधर उधर ना, बेशक पीछे शोर होता रहे, लोग आएंगे लोग जाएंगे, डिफरेंट किस्म की साउंड्स आएंगी, आपने सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान देना, वो मैं हूँ। तो दूसरा काम ये है, पहला काम फ़ोन बंद कर दिया, आपने अज्यूम किया आपके पास फ़ोन नहीं है, पावर ऑफ कर दें इसे। वाइब्रेशन पे भी ना लगे, वाइब्रेशन से आपको एहसास होता है कि फ़ोन है आपके पास, वाइब्रेशन नहीं, साइलेंस से नहीं पता चलता। दूसरी ये कि मेरी तरफ देखना, इधर उधर नहीं देखना। अगर टीचर्स भी इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा कि मेरी तरफ देखते रहें। थोड़ी सी देर के लिए ये सोचें, चंद सेकंड्स के लिए, कि अल्लाह ना करे वैसे करो कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी सेमिनार है, इसके बाद मुझे मौका नहीं मिलना कोई सेमिनार सुनने का, और मैं ये अज्यूम करूँ कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी सेमिनार है, इसके बाद मुझे सेमिनार देने का मौका नहीं मिलना। तीसरी बात, 3 बातें होंगी, फिर रिपीट कर रहा हूँ। पहली बात क्या है कि मोबाइल फ़ोन बंद कर दें, आपके पास कोई डिवाइस नहीं है, बिल्कुल। दूसरी रिक्वेस्ट मैंने ये की है कि इस पूरे सेशन में, इसका इस सेशन से बड़ा ताल्लुक है जो मैं देने जा रहा हूँ, जो मैंने 3 बातें 3-4 अभी की, कि आप मेरी तरफ देखते रहे, इधर उधर नहीं देखना आपने। आपको काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, शोर बोर होगा, ये होगा, आपने बस मेरी तरफ देखते रहे, नज़र मेरे पे रखनी। फरमाया जहाँ आदमी की नज़र होती है वहाँ उसका दिल होता है, और अगर दिल का प्याला सीधा होगा तो उसमें चीज़ भी आ जाएगी, और अगर दिल का प्याला ही टेढ़ा है तो जो ऊपर से आ रहा है वो नीचे चला जाएगा। आपकी नज़र घूमी नहीं और दिल टेढ़ा हुआ है, इसलिए आप इधर देखते रहना। मैं 1 मिनट। तीसरी मैंने जो रिक्वेस्ट की थी, मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि हमारा आखिरी सेमिनार है हमारी लाइफ का, हमने ये अज्यूम करना है कि आखिरी है, बिल्कुल आखिरी, और इसके बाद मुझे लाइफ में कोई मौका नहीं मिलेगा कोई सेमिनार सुनने का, आखिरी है, बस आखिरी। तो मैंने अपना 100% देना है, इसका लिसनिंग में 100% देना है, पूरी कोच से सुनना है, और मैं पूरी दुनिया से कट चुका हूँ। तीसरी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि टांग पे टांग रख के कोई बच्चा ना बैठे, मैं अक्सर कहता हूँ क्लास में, ये एक अदब की अलामत होती है, क्लास में बच्चा ना अटेंटिव होके अपनी कुर्सी को बिल्कुल सीट को सीधा रखें, ऐसी पोजीशन में बैठे जिससे आप कंफर्टेबल हो, और इधर देखते रहें 3-4 बातें, ठीक है। 30 सेकंड के लिए यही 3-4 बातें सोचते हुए मैं भी करता हूँ, आप भी करें, उसके बाद मैं सेमिनार, ठीक है। मैं भी फोकस होता हूँ, आप भी फोकस हो, अपनी एनर्जीज को एक पॉइंट पे लाएं, लिसनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं भी अपने आप को ला रहा हूँ फिर सेमिनार 30 सेकंड से। बाबा जी फरमाया करते थे कि तवज्जो बहुत बड़ी ताकत है, तवज्जो फोकस बहुत बड़ी ताकत है। फरमाते थे कि कूंज एक परिंदा है, वो हज़ारों मील दूर अंडे छोड़ के आता है और इधर आ जाता है सर्दियों में, छोटा सा परिंदा है। वो परिंदा क्या करता है, हज़ारों मील दूर बैठ के सिर्फ फोकस करता है, तवज्जो करता है अंडों के ऊपर, और उसकी तवज्जो में इतनी पावर है कि जिन अंडों में वो तवज्जो करता है उन अंडों में से बच्चे निकल आते हैं। अगली 2 बातें अजीब फरमाते थे, फरमाया कि जिन अंडों पे उसकी तवज्जो रहती है उनमें से बच्चे निकल आते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं जो सुनने का हक अदा कर देंगे हम उन्हें अमल की तौफीक दे देंगे।
जो सुनने का हक अदा कर देंगे, हम अमल की तौफीक दे देंगे। अगर सेमिनार में अमल की नीयत से सुनने का, तो ये फोकस की पावर उसे हासिल हो जाएगी, वरना सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलेगी, फोकस उसके अंदर नहीं आएगा, अमल नहीं आएगा। और फरमाया कि जिस अंडे में से पूंछ की तवज्जो हट जाती है वो अंडा ज़ाया हो जाता है, वो अंडा ज़ाया हो जाता है। और अगली बात अजीब है कि ये एक छोटे से परिंदे की तवज्जो की पावर है, तो वो तवज्जो जो अल्लाह के औलिया की बंदों पर है और वो तवज्जो जो अल्लाह की बंदों पर है, उसमें कितनी पावर है, कितनी पावर है। कि सूरज है, हर आदमी एक सूरज है, लेकिन आप देखिए सूरज से कभी आग नहीं लगी, लेकिन वो एक कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर लेते थे और बचपन में हम खेलते थे कि रेस को फोकस कर देते थे। अब पूरा सूरज फोकस नहीं हो रहा, सिर्फ उसकी चंद रेस फोकस हो रही है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि कुछ देर के लिए फोकस हो रही है। अगर आपने 1 सेकंड पहले भी मिरर हटा दिया तो फिर गोल अचीव नहीं होगा। आपको कुछ ड्यूरेशन के लिए किसी टास्क पे फोकस रहना पड़ता है। 4 साल तक आप अपने अंडरग्रेड की डिग्री पे फोकस रहेंगे तो टारगेट अचीव होगा, वरना नहीं होगा। तो वो फोकस, वो मिरर ने फोकस किया हुआ है, रेस ने फोकस किया हुआ है और कागज में आग लगा है। अगर एक कागज में आग लग जाए तो जंगल में आग लगा सकता है, पूरे जंगल को आग लगा सकता है। हमारे अंदर में आग की कमी है, आग लगी नहीं हुई, इसलिए हम औरों को लगा नहीं रहे। पावर कि गाड़ी बाहर के धक्कों से नहीं, अंदर की पावर से चलती है। अंदर में एक आग होगी, कुछ करने का जज्बा होगा तो आदमी आगे बढ़ेगा, वरना आगे नहीं बढ़ सकता। वरना उसके पास एक्सक्यूजेज हैं, बहाने हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो इसलिए हर स्टूडेंट, हर आदमी, हर टीचर एक सूरज है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या आ रहा है, आज क्यों नहीं लग रही कि वो फोकस नहीं हो पा रहा। जिस दिन वो फोकस हो गया अपने टास्क के ऊपर, उस दिन वो दुनिया में आग लगा दी। इसलिए हर सेमिनार से पहले एक बात मैं ज़रूर कहता हूँ कि किसी भी टास्क को करते हुए 3 चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं कि आप अपना टाइम भी देते हैं, आप अपनी मनी भी स्पेंड करते हैं और आपकी बॉडी, आपका जिस्म भी फिजिकली प्रेजेंट है। लेकिन गोल अचीव नहीं होते। मतलब लेक्चर सुन रहे हैं, लेक्चर समझ नहीं आ रहा, नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज में मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि 3 चीज़ें और इसके साथ चाहिए हैं अगर आप ऑप्टिमल पे जाना चाहते हैं। वो आप दिल, दिमाग और रूह भी दें, जान माल वक्त के साथ दिल, दिमाग और रूह दें। अगर आप गौर से देखें, इस वक्त मैं इन्हीं तीनों चीज़ों को फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिल भी लगाएं, ठीक है ना। मैंने कहा जहाँ नज़र है वहाँ दिल है। दिमाग की सोचों को भी ये फोकस करते हैं आखिरी सेमिनार, और अपनी रूह के साथ भी इस पे आएँ। किसी भी टास्क को आप 6 कम्बिनेशंस की 6 चीज़ों के साथ करें, उसमें जान पड़ जाएगी। आप गौर करें, पहली 3 है, बच्चा लेक्चर में बैठा हुआ है, जान भी है, माल भी है, वक्त भी है, लेकिन उसका दिल दिमाग कहीं और है, उसे लेक्चर नहीं समझ आ रहा है। इसी तरह इस सेमिनार की भी पूरी पावर नहीं आएगी इसके अंदर। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके अंदर आना। और इसके अंदर सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ किसी भी काम को करते हुए वो अपने ऊपर एतमाद है। अल्लाह के फजल से हमारे मुल्क में डीमोटिवेटर्स की कमी नहीं है। आप किसी से भी मिल लें, वो आपको 2 मिनट में डीमोटिवेट कर देगा। अभी परसों में बैठा हुआ, मेरी छोटी सी बेटी और मेरी मिसेज उसे पढ़ा रही, अब तो मुश्किल सवाल ले दिया, अब बच्ची से नहीं हुआ, नहीं आता ना, निकम्मी निकम्मी, मैंने पहले ही कहा था अब वो बच्ची बड़े बड़े मुँह बना रही है डेली बेसिस। मेरी अम्मी सारी ज़िंदगी कहती रही कि तेरा क्या बनेगा, जिससे तेरी शादी होगी उसके नसीब फूट जाएंगे, उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। बचपन से यही सुनाते आ रहे हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता। एक बड़ा कीमती जुमला है कि डू नॉट अलाउ एनीबडी टू मेक यू फील दैट यू आर नोबडी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस चीज़ पे लाएं अपने आप को कि आई कैन डू इट। अल्लाह पाक ने जितने इंसान बनाए हैं सबको एक जैसी सलाहियत दी है। दुनिया में कोई भी काम अगर किसी आदमी ने किया है तो वो काम आप भी कर सकते हैं, पक्की बात। अल्लाह ने एक जैसी सलाहियतों के साथ बनाया, सिर्फ बिलीफ हो। एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको, इस स्टोरी का मेरी लाइफ पे बड़ा इम्पैक्ट है, शायद आपने सुनी हो। कि 2 बच्चे थे, एक 6-7 साल का और एक 10-11 का, दोनों दोस्त थे गाँव में। और वो क्या करते थे, आपस में खेलते थे। एक दिन खेलते खेलते वो गांव से दूर चले गए, एक कुआं था, और वो जो बड़ा बच्चा था 10-11 साल का, वो कुएं में गिर गया। तो वो जो छोटा बच्चा था उसने डोल फेंका, वो उसमें बैठा, उसने उसको खींचा, वो बाहर आ गया। कुछ देर दोनों बच्चे खौफजदा हो गए, ये क्या हुआ। फिर वो वापस गाँव आ गए और गाँव वालों को ये स्टोरी सुनाई। तो गाँव वालों ने यकीन नहीं किया। आप देखें, छोटे से बीच में कोई यकीन कर सकता है कि हज़ारों लाखों आम छुपे हों? इनिशियली ऐसे ही होता है, लेकिन आप एफर्ट करते रहें तो आप दरख्त बन जाते हैं लाइफ। तो वो आए, उन्होंने कहा गांव वालों ने पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता,
तो उसने कहा, बच्चों ने कहा नहीं ऐसा हुआ है, किसी ने यकीन नहीं किया। तो जो सबसे समझदार जैसे रहीम चाचा इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, तो वो उनके पास चले गए। उन्होंने कहा जी बच्चे ये बात करते हैं तो क्या ऐसा हो सकता है? तो उसने कहा असल में बात ये है कि इम्पोर्टेंट सवाल ये नहीं है कि इन बच्चों ने ये कैसे किया, इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि इस बच्चे ने ये क्यों कर दिया, क्यों हो गया इससे, ये क्यों हो गया कि 6-7 साल के बच्चे ने 10-11 साल के बच्चे को कुएं से निकाल लिया। तो उसने कहा कि इसकी क्या वजह है? उन्होंने इसकी वजह ये है कि जब ये 6-7 साल का बच्चा इस 10-11 साल के बच्चे को कुएं से खींच रहा था, तो इसको कोई बताने वाला नहीं था कि तुम ये काम नहीं कर सकते, हत्ता कि इसकी अपनी ज़ात भी नहीं थी जो इसे ये बताए कि तुम ये काम नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो ताली भी बजा रहे दोबारा बजाओ यार अच्छे तरीके से। मैंने एक दफ़ा एक मौलवी साहब से पूछा, ये आप सुभान अल्लाह क्यों कहलवाते हैं? कहते हैं लोग जागते रहते हैं, तो मैं भी एश्योर कर रहा हूँ जागते रहें, ताली बजाते रहें, ठीक है। वो कहते हैं ना कि उस्ताद जो है वो माँ से भी अजीम है, कि माँ अपनी लोरी से एक बच्चे को सुनाती है, ये लेक्चर से पूरी क्लास को सुना देता है ऐसे। और दूसरा स्टूडेंट्स के लिए, अच्छा मैंने लतीफ़ों से बड़ा सीखा है, इसलिए मेरे सेमिनार में लतीफ़े ज़रूर है। वो टीचर बच्चों से पूछता है बेटा सच और वहम में क्या फ़र्क है? कहता सर आप पढ़ा रहे हैं ये सच है और हम पढ़ रहे हैं ये आपका वहम है। ऐसा ना मेरा सेमिनार वहम में गुजर जाए कि आप सारे बड़े फोकस होकर सुन रहे। तो सबसे पहले बिलीफ रखो कि आप ये काम कर सकते हो, आप ये काम कर सकते हो। हमारे एक दोस्त हैं वो शेफील्ड पीएचडी करने गए, तो उनको उनके सुपरवाइजर ने पहली मीटिंग में कहा, उसने कहा जी आई वांट टू फिनिश दिस पीएचडी विद इन 3 years। वो कहता नॉर्मली टेक्स 3.5 to 4 years to get a PhD from University of Sheffield। वो कहता मैं अपने आप से ये कहता रहा कि इट इज पॉसिबल, और लोग उसे कहते थे कि ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। कहता वो लगा रहा 2 साल 11 माह में उसकी PhD हो गई। अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, बाहर की आवाज़ों को बाहर ही रहने दो। हम उनको अपने ऊपर तारी कर लेते हैं, उन बातों को बार बार सोचते रहते हैं, कहते रहते हैं, उससे हम डिमोटिवेट खुद ही होते जाते हैं। उनको बाहर ही रहने दो, बाहर की आवाज़ को बाहर ही रहने दो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइफ का फिनोमेना है, इसके ऊपर ध्यान। दूसरी चीज़ ये है कि लर्न करना, लाइफ के अंदर एक लर्निंग एटीट्यूड रखें। जिंदगी एक लेयर्ड अप्रोच है और मैं इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ। सबसे पहले आप घर की टीम में खेलते हैं, जिसकी घर की टीम में अच्छी परफॉर्मेंस हो तो वो मोहल्ले की टीम में सेलेक्ट होता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मोहल्ले की टीम में हर घर के बेस्ट खिलाड़ी आ रहे हैं। इसका मतलब है इसे जीरो से दोबारा एफर्ट शुरू करनी पड़ेगी, अब इसे नए स्किल्स लर्न करने पड़ेंगे। ऐसे दूसरी चीज़ क्या है कि मोहल्ले की टीम में अच्छा परफॉर्म करते ये शहर की टीम में सेलेक्ट होगा, लेकिन शहर की टीम में कंपटीशन उससे ज़्यादा है क्योंकि हर मोहल्ले का बेस्ट खिलाड़ी आ रहा है। फिर शहर की टीम से सेलेक्ट हुआ तो नेशनल टीम, उसमें हर शहर का बेस्ट खिलाड़ी। फिर नेशनल टीम से ये इंटरनेशनल टीम में खेलेगा, इंटरनेशनल टीम में पूरी दुनिया के जो है बेस्ट खिलाड़ी आ रहे हैं। फिर उन खिलाड़ियों में इसने टीम का कैप्टन बनना है। फिर उनके अंदर इसने बेस्ट 11 पूरी दुनिया के, जिन 150 साल की अगर क्रिकेट ले लें तो 11 बेस्ट खिलाड़ी, और उन 11 के अंदर एक कैप्टन है। 11 के अंदर एक कैप्टन है। मेरा छोटा भाई बता रहा था ये सेलेक्ट हुए 11 तो उसका कैप्टन इमरान खान था। तो मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ जिंदगी में यही गोल रखो कि मैंने इमरान खान की तरह बेस्ट 11 में चैंपियन बनाया। लोग किसी न किसी लेयर पे गिर रहे हैं, किसी न किसी लेयर पे गिर रहे हैं। पीएचडी मैंने पीएचडी अल्लाह ने करवा दी। मैं अक्सर बैठ के सोचता हूँ एक पीएचडी मेरी, एक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की है, तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हम किसी न किसी लेयर पे आके गिर जाते हैं, किसी न किसी लेयर पे थोड़ी सी हमें लग्जरीज मिली, हम उसमें गुम हो जाता है। हम कहते नहीं यार मुझे सैलरी मिली है 40-50 हज़ार बहुत है। एक वो भी तो है जो रोजाना 40 लाख कमा रहा है। हम आगे नहीं बढ़ते लाइफ के अंदर, एफर्ट नहीं पुट करता है। देखा ना, दोनों की पीएचडी है, मेरी भी है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की। क्या फ़र्क है? ज़मीन आसमान का फ़र्क। इसका मतलब कि बड़ा रूम है आगे बढ़ने के लिए। होता ये नॉर्मली हम टीचर लगते हैं, जॉब लगते हैं, कहते हैं यार अब हमारी लर्निंग हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। लर्निंग में एक्सीलेंस लाना। अभी मैं आप सारों से कहता हूँ कि मुस्कुराएं। कितने लोग दिल से मुस्कुराएंगे, कितने तो अल्लाह के बदल से मुस्कुराएंगे नहीं कि साथ वाला ये ना समझे मैं बोंगा लग रहा हूँ। और दिल से नहीं मुस्कुराएंगे। एक बंदे से मैंने पूछा क्या हाल है? बस अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा ये कौन सा शुक्र है? बस में उसने मेरी बस करा दी। तो हमारे अंदर से बात नहीं आई। बाबा जी फरमाते थे कि सारा सफर कान से दिल तक का है। ये बड़ा मुश्किल काम है, ये बड़ा मुश्किल काम है। हमें बातें आ गई हैं लेकिन हमें उन पर ग्रिप नहीं है, ये एक्सीलेंस नहीं हासिल कर सके। एक्सीलेंस में
और याद रखना एक्सीलेंस, ये जो लर्न हाउ टू लर्न है, इसमें बाबा जी फरमाते थे लर्न तो सिर्फ 25% है नॉलेज, बाकी 75% अदब है। जिसमें अदब नहीं होगा ना उसके अंदर वो चीज़ उतरेगी नहीं, एक्सीलेंस में नहीं पहुंच सकेगा। हाँ डिग्री पकड़ लेगा, डिग्री मिल गई तो 2-4 बातें करने आ गई, अंदर में उसके पावर नहीं आएगी। मैं पढ़ रहा था इब्न इंशा का, लास्ट सेमिनार में भी मैंने स्टूडेंट से बात की थी कि वो टोक्यो की एक यूनिवर्सिटी में गए। जापान इतना आगे क्यों है? बाबा जी फरमाते थे जितनी इन्वेंशन हुई हैं वो इखलास की वजह से हुई। जितने साइंटिस्ट पे अल्लाह ने राज खोले हैं वो इसलिए खोले हैं कि वो मखलूक के खुदा की खिदमत करना चाहते हैं, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। हम पे क्यों नहीं खुल रहे? कि हमारी वो इंटेंशन ही नहीं है, हमारे वो जज्बा ही नहीं है कि लोगों पे लगाएं, मखलूक के खुदा की खिदमत पे करें। और हमारे अंदर वो अपने बड़ों का और असातिज़ा का अदब ही नहीं है, इसलिए हम पे वो हकीकत इल्म की खुलती नहीं, हकीकत तक नहीं पहुँच पाते उसको। तो फरमाया कि इब्न इंशा कहते हैं मैं प्रोफेसर के साथ खड़ा था और साया हमारा पीछे की तरफ पड़ रहा था, तो पीछे से स्टूडेंट जंप पे लगाते हुए जा रहे थे, जंप लगाते। तो कहते मैंने उस प्रोफेसर से पूछा ये क्या कर रहे हैं? कहता असल में मेरा और आपका साया पीछे पड़ रहा है, ये स्टूडेंट गुजर रहे हैं और कोई रास्ता है नहीं, तो ये अदब की वजह से जंप लगा रहे हैं कि हमारा पाँव उस्ताद के साए के ऊपर ना पड़ जाए। उस्ताद के साए। आप बताएं इस कौम को कौन हरा सकता है? इसलिए स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि अदब सीखें। अदब आने से ही आप एक्सीलेंस पे जाओ, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक बड़ी गलत फैमिली सोसाइटी में है डिग्री ने धोखे में डाला हुआ कि मेरे पास डिग्री है तो मैंने लर्न कर लिया। देखें एक आदमी कंप्यूटर साइंस है, फॉर एग्जाम्पल PhD कर ली, लेकिन उसने ये नहीं सीखा कि हाउ टू लिव अ हैप्पी मैरिड लाइफ, इसलिए उसकी शादीशुदा जिंदगी में ज़रूरत बन गई। वो एक लतीफ़ा मुझे याद आ गया, लतीफ़ा को लतीफ़ा ही रहना, सीरियस ना ले ले कोई। वो एक पड़ोसी ने दूसरे से पूछा कि आपके घर से हंसते मुस्कुराने की आवाज़ें आती हैं, हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी का राज क्या? उसने कहा मेरी बीवी मुझे जूतियों से मारती है, लग जाए तो वो हंसती है, ना लगे तो मैं हंसता हूँ। ठीक है, इंग्लैंड में एक सच्चा वाकया है। एक भाई थे, वो उनकी मिसेस PhD कर रही थी, तो हमें इफ्तारी को बुला लिया। तो बर्तन थोड़े थे तो बर्तन धोने थे, तो उन्होंने कहा मैं धोता हूँ। तो मैं नहीं, मैंने कहा नहीं भाईजान आप तो घर में भी धोते रहते हैं, मैं धो दूँ। तो वो इस पर काफ़ी सीरियस हो गए, इसका मतलब वाकई धोते थे। तो हमने डिग्री को लर्निंग से एसोसिएट किया हुआ है कि मेरे पास डिग्री है, मुझे सब आता है, ये झूठ है। एक आदमी ने सारी जिंदगी बोइंग 747 हवाई जहाज चलाया, तो क्या उसे मोटरसाइकिल भी ऑटोमेटिकली चलानी आ जाएगी? नहीं, सीखनी पड़ेगी। यही हो रहा है सोसाइटी में। हमारे घर एक दूध देने वाला आता है, एक लड़का 21-22 से। मैंने कहा तुम बड़े डिटॉनिक, बड़े हंसते मुस्कुराते रहते। तो कहता सर मेरा भाई मेरा उस्ताद भी है और वालिद की जगह भी है, उसने 18 साल से मुझे पाला पोसा बड़ा किया। वो एक बात कहता है कोई घर ऐसा नहीं जिसमें झगड़ा ना होता हो, हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखना होता। अब मैं सेमिनार्स में कहता हूँ कीप अ स्माइल ऑन योर फेस। हमारे पास डिग्री होते हुए हम उससे लर्न नहीं कर सके, उसमें कोई डिग्री नहीं है, लेकिन उसने उस फन को सीख लिया और वो जिंदगी को एंजॉय कर रहा है। तो ये हमें सीखना पड़ेगा कि हाउ टू लिव अ हैप्पी मैरिड लाइफ, जिसका डिग्री से कोई ताल्लुक नहीं। उसका बड़ा भाई एक दिन आ गया, तो मेरी छोटी बेटी मेरे साथ थी, तो मुझे दूध पकड़ाते हुए कहता सर मैं हैरान हूँ, उस बंदे से आज तक इंस्पायर्ड हूँ और मैं उसे अपना गुरु समझता हूँ, और मैंने ऐसी क्वालिटीज़ बड़े बड़े डिग्री वालों में नहीं देखी जो उसमें है। तो कहता सर आपको पता है जब अल्लाह खुश होता है तो क्या देता? मैंने क्या देता? कहता अल्लाह बेटियाँ देता। दूसरी बात कहता सर मेरा एक ही बेटा था, 13 साल उसकी उम्र थी, तो वो फुटपाथ पे खड़ा था, एक मोटरसाइकिल वाले ने आको हिट किया, ऑन स्पॉट डेथ हो गई। कहता सर मैं उसी वक्त उठा और मैं देख रहा था मेरा बेटा जो है, और उसका कोई कसूर नहीं बचेगा। कहता मैंने कहा ये अल्लाह की रज़ा है और मैं अल्लाह की रज़ा में राज़ी हूँ, अल्लाह जो मेरे लिए कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। जो बाबा जी एक अजीब जुमला फरमाते थे कि जो हो रहा है जैसे हो रहा है ऐसे ही होना चाहिए था, कि अल्लाह अपने निज़ाम को कामिल हिकमत से चला रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं जिसका मफ़हूम है अल्लाह ने मेरी तरबियत की और बेहतरीन तरबियत की। कहता सर मैंने कहा अल्लाह की तरफ से इसमें पता नहीं कितनी खैरें कि दुनिया से चला गया, अगर बड़ा होता पता नहीं क्या दुख देता। कहता मैंने उस मोटरसाइकिल वाले से उसी वक्त कहा भाई तुम अपने घर चले जाओ, अल्लाह की रज़ा ऐसी थी, इसने ऐसे ही मरना था, ये दुनिया से चला गया। तीसरी बात उसने अजीब की, कहता सर मेरी 4 बेटियाँ, मेरे पास कुछ नहीं था, अल्लाह ने इन बच्चों की बरकत से, इन बेटियों की बरकत से मुझे इतना दिया है कि मैं लखोपति इसी दूध के कारोबार से हूँ। अब इसने कोई डिग्री नहीं ली, लेकिन 3 बड़ी क्वालिटीज़ हैं जिनकी हमें हवा भी नहीं लगी। पहली क्वालिटीज़ ये एक मोटिवेशनल स्पीकर है, इसे लोगों को मोटिवेट करना आता है। दूसरी बात ये अल्लाह से राज़ी है, हमारे पास सब कुछ होते हुए वही मैंने सुनाया ना, बस अल्लाह का शुक्र है, यही रोज़ का एटीट्यूड है। और तीसरी इसके अंदर बड़ी क्वालिटी क्या है कि इसने खुश रहना सीख लिया है।
खुश रहना सीख लिया, ना डिग्री है, ना कोई बड़ा ओहदा है, ना कोई बड़ी गाड़ी है, बट ही हैज लर्नड हाउ टू बी हैप्पी। तो डिग्री को जहन से निकालें अपने, डिग्री ने हमें धोखे में डाला हुआ, हर चीज़ नहीं आती डिग्री से, जो सीख रहे हो वही। और सीखने में भी याद रखें, क्या एक्सीलेंस अचीव हो गई? दिल से हंसते हैं, दिल से खुश होते हैं, ये अपने आप से सवाल पूछते रहें। और दूसरी चीज़, नंबर ने धोखे में डाला हुआ स्टूडेंट्स को। हमारे एक दोस्त से 3-4 महीने पहले ड्राइवर लेना था, तो उन्होंने ड्राइवर को बुलाया, उसने कहा जी लाइसेंस, कहता सर लाइसेंस नहीं है, कहता गाड़ी चलानी आती है, कहता हाँ, कहता लाइसेंस गुम हो गया। उसने गाड़ी दी, उसने गाड़ी बड़ी ज़बरदस्त सिखाई, उन्होंने जॉब दे दी। अब एक मेरे जैसा आ गया, उसने क्या किया होता, चक्करबाजी से लाइसेंस पकड़ा होता, उसने कहा लाइसेंस है, गाड़ी चलाओ, गाड़ी सही नहीं चलानी आती, उन्होंने जॉब ले दी। यही आपके साथ होने वाला है, ये धोखा लगा हुआ है, चीटिंग करके नंबर ले लिए। वो टीचर को, इन्विजिलेटर को धोखा नहीं दे रहा, अपने आप को धोखा दे रहा। और यही होगा आगे चल के, जैसे आप इंटरव्यू में जाएंगे वो आपको बाइक कर देंगे। इसलिए नंबरों को छोड़ें, एक्सीलेंस। मैं क्लास में एक बात करता हूँ, गोल क्या है? वो कहते हैं कि 80 नंबर लेने हैं प्रोग्रामिंग में, 90 नंबर लेने। मैंने कहा नहीं, गोल ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल डिटेल एंड डिटेल की बुक पढ़ रहे हैं, तो आप ये है कि 15 साल के बाद मैं इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की बुक लिखूंगा जो इस बुक को रिप्लेस कर देगी। ये गोल होना चाहिए लाइफ के साथ। जिस बच्चे का ये गोल है, 80-90 नंबर तो कुछ भी नहीं। यहाँ एक स्टूडेंट शायद सेमिनार में है, वो मुझसे मिला, उसने इसी स्लाइड पे कहा, कहता सर मैंने एक असाइनमेंट जमा नहीं करा सका, मैंने वो लेक्चर नहीं लिया था, तो मेरे टीचर ने कहा असाइनमेंट, मैंने कहा नहीं है। कहता सर ये मुझे बात उतर गई थी कि मैंने नंबर नहीं लेने, एक्सीलेंस पे ध्यान देना, नंबर खुद ही आ जाए। तो कहता सर, मैंने कहा सर आप 0 लगा दें असाइनमेंट में, मैं इसे खुद सीख के खुद करूँगा, चीटिंग नहीं करूँगा असाइनमेंट। कहता सर मैंने खुद जान मार के कि मेरे 90 नंबर भी आ गए और सब्जेक्ट पे ग्रेड भी हासिल हो गई। तो ये आपको फैसला करना है। ये आपको धोखा लगा हुआ है कि हम ये चीटिंग करके, ये करके। एक सेंटेंस मेरा याद रखिएगा, आज जो आप कर रहे हैं इसका इफेक्ट 4-5 साल बाद आएगा, कभी नहीं आएगा। यही हम यहाँ मार खा जाता है। जो आप कर रहे हैं, एक सेंटेंस मेरा याद रखिएगा, इफ यू आर डूइंग समथिंग विच इज ईजी, इफ यू आर डूइंग समथिंग विच इज ईजी, सून योर लाइफ विल बी हार्ड, एंड इफ यू आर डूइंग समथिंग विच इज हार्ड, सून योर लाइफ विल बी ईजी। पक्की बात। अभी आपको चीटिंग लग रहा है बड़ी आसान है, तो आगे चल के आप आगे जाएंगे। अगर आप 4 साल बाद, 4 साल यहाँ मेहनत कर लें, आगे 28-30 साल हैं, आप लाइफ को एंजॉय करेंगे। और अगर आपने 4 साल यहाँ ज़ाया कर दिए, तो फिर सारी ज़िंदगी आप सफ़र करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है लाइफ के अंदर, इसको बेटा समझो। मैं एक अजीब बात कह रहा हूँ, फिर आगे चलता हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए दुआ करता हूँ सबके लिए, कि अल्लाह को दिन लाए कि हमारा स्टूडेंट गुजर जाए और स्टूडेंट को देख के लोग चीटिंग करना छोड़ दें, उसको देख के लोग झूठ बोलना छोड़ दें, उसको देख के लोग माँ बाप की नाफरमानी करना छोड़ दें। वो कहे कुछ ना किसी को, नहीं यार ये इतने करैक्टर का लड़का है, ये इतनी करैक्टर की लड़की है कि इसको देख के हमने झूठ बोलना और चीटिंग करना छोड़ दें। यहाँ तक हम आपको देखना चाहते हैं। ये मैं दुआ करता हूँ अपने सारे स्टूडेंट्स को, इतना अपने अंदर करैक्टर और बुलंदी लेकर आए। नंबरों से बेटा कौमें ऊपर नहीं आया करती। मैंने भी इब्न इंशा का भी वाक़या सुनाया, करैक्टर है उनके अंदर, वो करैक्टर अपने अंदर लेकर आए। तो ये लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि ज़िंदगी में 5 चीज़ें ज़रूर करते रहें डेली बेसिस पे। ये मैं हर स्लाइड में कहता हूँ, ट्राई टू लिव अ बैलेंस लाइफ। अगर आप ज़िंदगी में बड़ा करना चाहते हैं, टेनिस में मैं बचपन में देखता था, वो कहते थे जिसका स्टेमिना ज़्यादा वो जीतेगा। 5 चीज़ों में आगे बढ़े, लाइफ इन्हीं 5 के गिर्द घूमती है। सबसे पहले अल्लाह से दोस्ती है, और ये बहुत आसान है। अभी मुझे एक स्टोरी भेजी किसी ने, उसमें एक आदमी कहता, मैंने एक बच्चे को देखा, उसके जूते फटे पुराने थे, तो मैं बाज़ार से गया, नए जूते ले आया, उस बच्चे को दिया और वो नए जूतों से खेलने लगा। तो उसने मेरा हाथ पकड़ के कहा कि क्या तुम खुदा हो? तो मैंने कहा नहीं, मैं खुदा नहीं हूँ। तो उसने कहा फिर खुदा के दोस्त हो? तो उसने कहा वो क्यों? कहते रात मैंने सिर्फ अल्लाह से दुआ की थी कि मुझे नए जूते चाहिए। तो ये अल्लाह को पता है। अल्लाह से दोस्ती करना बड़ा आसान है। देना शुरू कर दो, अप्रिशिएट करना, लोगों के हौसले बढ़ाना शुरू कर दो। मेरे पास अक्सर लोग आते हैं, मैंने कहता हूँ टाइम से, मैंने कहा आप एक काम करें, अभी जाके किसी को अपने पैसों से आइसक्रीम खिलाएं। बेसिकली वो क्या है, देने का जज्बा है। जैसे इसने दिया अल्लाह की रहमत मुतवज्जो होगी, लेकिन पे खुद करें। ठीक है, एक लतीफ़ा मुझे याद है, एक लड़का लड़की बैठे आइसक्रीम खा रहे होते, तो लड़की कहती है कोई ऐसी बात करो मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाए। तो लड़का कहता है मेरे पास पैसे नहीं। बराए मेहरबानी अपना पर्स साथ लेके जाए, ऐसा बेचारे को हो जाए, अच्छे हालात होने के लड़ाई शुरू हो जाए। तो गिव पावर टू गिव, इससे आप अल्लाह के करीब होते हैं। वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जो अल्लाह के जितना करीब है वो मखलूक के भी उतना ही करीब है। और दूसरी चीज़ जो है, अपने काम में क्वालिटी लाएं, स्टडीज़ के अंदर अपने क्वालिटी लेकर आएं।
क्वालिटी, जब तक मेरे सुपरवाइजर ने एक एडवाइस की थी मुझे, कहता ट्राई टू स्पेंड क्वालिटी टाइम इन द लैब एंड क्वालिटी टाइम विद द फैमिली। इफ यू डोंट वांट टू वर्क इन द लैब, गो आउट एंड एंजॉय। यही असूल लगे। सेमिनार में आए तो जम के सेमिनार ले, पता चला यार कोई सेमिनार अटेंड करके गया, देने वाला भी पूरा जोर लगाए, वरना दे ही ना, बीच में नहीं। हम अपने काम में क्वालिटी नहीं लाते। दफ्तर आए 1-1 घंटे चाय पी रहे, 2-2 घंटे, फिर दफ्तर का काम घर जाके करते हैं, बीवी लड़ती है मुझे टाइम नहीं दे रहे। तो दफ्तर में अगर क्वालिटी का टाइम, बीवी के साथ क्वालिटी का टाइम, अपना मोबाइल फोन बंद रखें जब फैमिली के साथ बैठे, मोबाइल फोन को बंद कर दो, कोई ऐसी अर्जेंट नहीं चल रही बात, ठीक है, या उसे साइलेंट पे करके साइड पे रखते हैं। आधा घंटा दें अपनी फैमिली को क्वालिटी। अभी मेरे एक दोस्त है, आई स्पेशलिस्ट है, 40 साल उम्र है, रोज घर में झगड़े हो रहे हैं। पता चला कि इधर बीवी के साथ बैठे, इधर फोन बजने लगे, ठीक है। अब बीवियां शक करने लगी हैं कि ये जो शकील है, ये शकील नहीं, असल में शकीला है। इतनी लंबी लंबी बातें इसलिए हो रही है। घरों में ऐसे मजाक में जाते, सीरियस ना ले लेना चाहिए। तो घरों में झगड़े शुरू हो रहे हैं। मैंने उससे एडवाइस की, कहता ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो इसलिए अपनी फैमिली को क्वालिटी का, अपने बच्चों को क्वालिटी का टाइम दें, बच्चों की मासूमियत का भी इंजॉय करेंगे। मैं अपनी बेटी से एक दिन क्या लगा, मैंने कहा बेटा यू नीड टू लर्न 3 लैंग्वेजेस, उर्दू, इंग्लिश एंड अरबिक। तो अभी आप इंग्लिश पे थोड़ा थोड़ा ध्यान दो। तो मुझे कहती बाबा आप भी यही कहते हैं इंग्लिश सीखो, मेरी टीचर भी यही कहती हैं आपको स्कूल में टीचर के साथ रहना चाहिए। अब मेरी बेगम मुझे घूरने लगी। अब मेरे अंदर हिम्मत ना हुई ये कहने की कि मैं बच्ची के जज्बात को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। तो मेरी मिसेस कहती मेरी बेटी से बदतमीज चुप हो जाओ, कोई वक्त कबूलियत का भी होता है। तो बच्चों की मासूमियत का भी इंजॉय करनी, बच्चों की मासूमियत की इंजॉय करो, ये बड़े हो जाएंगे बड़ी जल्दी, फिर आप लाइफ इंजॉय नहीं कर सकते। फ्रेंड्स के साथ टाइम गुजारना सीखो। दोस्त, अच्छे दोस्त, या आपको एनर्जेटिक रखते हैं, आपको मोटिवेटेड रखते हैं। आपकी ज़िंदगी में अच्छे दोस्त ज़रूर होने चाहिए। और आखिरी चीज़ है अपनी सेहत का ख्याल रखें। और सेहत में 3 चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दिया। एक डेली एक्सरसाइज, कोई रनिंग करें। 2010 में मैं इंग्लैंड के एक शहर हल में था, वहाँ एक पेरेंट ने कहा कि हमें लेटर आ गया स्कूल से कि अपने बच्चों को इंटरनेट, वीडियो गेम और टीवी से दूर रखें, लैपटॉप से, और इन्हें प्ले ग्राउंड में भेजें, वहाँ खेलें। अक्सर लोगों को आजकल सर दर्द की शिकायत है। उसकी रीज़न ये है कि आप सारा दिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को देख रहे हैं, तो ब्लड का फ्लो सारा दिमाग की तरफ, उससे सर में दर्द। आप जब रनिंग करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, एक्सरसाइज, तो ब्लड का फ्लो पूरे जिस्म की तरफ जाता है। आप इसे करके देखें, आपको किसी पैनाडोल किसी की जरूरत नहीं। डेली बेसिस पे रनिंग एक्सरसाइज करें, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। दूसरी चीज़, अपनी नींद पूरी किया करें। अगर आपकी नींद पूरी नहीं है ना, तो फिर आप लेक्चर आपको समझ नहीं आएगा। आप सोई 4 बजे रहे, सुबह 8:30 क्लास से प्रॉब्लम होगा। और अपना खाना अच्छा रखें। 3 टाइम मील जरूर लिया करें और अच्छा खाना खाया करें, जब मैंने आपको कैपेसिटी। इन 5 चीज़ों को लाइफ में जरूर प्रैक्टिस करने की कोशिश। जिन लोगों ने प्रैक्टिस की है वो कह रहे हैं हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है लाइफ में। सिर्फ हर वक्त पढ़ने से नहीं होता, क्वालिटी के साथ इन 5 काम को करें, आप देखेंगे आप आगे बढ़ते जाएंगे। 2 चीज़ों पर मैंने हमेशा जोर दिया है कि जब आप लॉन्ग जर्नी, तो स्माइल प्लस एप्रिशिएट, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखा करें। डिप्रेशन का इलाज है बोंगियाँ मारना, ठीक है, अजीब बात करो। डिप्रेशन का इलाज है, आप होंगे मशहूर हो जाए, आप देखिए आप खुश रहेंगे, आपको डिप्रेशन नहीं होगा। आप देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ कोई बोंगी मारता हूँ तो 2 में से 1 आउटकम होगा। अगर आपको बोंगी पसंद आई तो आप खुल के हंसेंगे, नहीं पसंद आई तो दिल में हंसेंगे। गोल था आपको खुश करना, वो अचीव होगा। 2 हफ्ते पहले मुझे टीचर मिले, कहते बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। मैं क्या लग नहीं रहा भाई, है ही खूबसूरत। तो कोई पैसे नहीं लगते, स्माइल पे कौन से पैसे लगते हैं। हमने आदत बनाई है पक्के मुंह बना के करने की। अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखी। शुरू में आपको तकल्लुफ से रखने की पड़ेगी, ठीक है। दूसरी चीज, एप्रिशिएट द पावर टू गिव। बाबा जी फरमाते थे वो कुआं जो लोगों को पानी देता रहता, अल्लाह उसे खुश्क नहीं होने देता। आप देने का जज्बा रखें। 2 कुएं एक साथ साथ हैं, एक लोगों को पानी नहीं दे रहा, एक दे रहा है, उस पर रौनक है जो पानी दे रहा। और अगर 1 बाल्टी पानी निकला तो अल्लाह 1 का 10 देगा। आपने किसी पे 1 रुपया खर्च कर दिया तो डेफिनेटली 10। यकीन करें, आपको कभी डिप्रेशन होना, किसी गरीब को 10 रुपये दे, ये ना सोचें वो मुस्तहिक है कि नहीं। अजीब बात फरमाया, गुमनाम नेकी का मज़ा भी अपना है, नशा भी अपना है। जिसको नहीं जानते देते चले जाओ, देते चले जाओ। अल्लाह से इजाज़त करते। आप जिंदगी में डिमोटिवेट नहीं होंगे। किसी की हेल्प कर दी, किसी को कह दिया कि आप, एक जुमला आपका लाइफ में लोगों को उठा देता है। तो इसलिए पावर टू गिव, देने का जज्बा। अगर आज आप एक चीज़ प्रैक्टिस करके देखें, आप अगर कोई हस्बैंड बैठे हैं तो अपनी वाइफ के लिए आइसक्रीम लेके जाए, उनको चलो फिर। अब मेरे पास एक कपल, उनकी लड़ाई हुई, मैंने कहा आपका सोल्यूशन ये है कि आप दोनों आइसक्रीम खाने चले जाएं, आउटिंग पे चले। हमने खुद ही अपने लिए शेल्फ बनाया।
अपने बच्चों को आइसक्रीम खिलाने ले जाएं, आउटिंग करें, उनके साथ इंजॉय करें, उन पर स्पेंड करें। आप देखें लाइफ बड़ी मज़ेदार है और लाइफ को आप इंजॉय करेंगे। हमने खुद ही अपने आप को जो है वो सख्त कर लिया, ठीक है। तो इन चीज़ों को अगर हम अपनी लाइफ के अंदर लेकर आए, स्माइल प्लस, तो आपको कॉन्टीन्यूस मोटिवेशन मिलेगी कि गाड़ी बाहर के धक्कों से नहीं, अंदर की पावर से चलती है। अपने अंदर डेली बेसिस पे, जैसे आप रोज़ नहाते हैं, कपड़े बदलते हैं, फ्रेश रहें, अंदर की एनर्जी इन दो चीज़ों से आपको मिलती है। मुस्कुराते रहें। मुस्कुराने का मतलब क्या है? अल्लाह का शुक्र अदा करना। अजीब बात फरमाई कि सांस लेना हमारी आदत नहीं है, हमारी ज़िंदगी है। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है, हमारी जो है आदत ना हो, ज़िंदगी हो। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या लिखा है कि नंगे पाँव जा रहे हैं और धूप है और अल्लाह से शिकवा कर रहे हैं, या अल्लाह इतनी धूप, पाँव जल रहे हैं, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ ज़ोहर की, जूते नहीं है मेरे पास। तो जब वहाँ पहुँचे तो देखा एक आदमी के पाँव ही नहीं है। तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरे पास पाँव तो हैं। तो बस फरमाया कि जो मकाम शिकवा है असल में मकाम शुक्र है। जो मकाम शिकवा है असल में मकाम शुक्र है। अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह से कितना राज़ी है। उसके बाद डड्डू यार एक लाइफ में ज़रूर रखी। ये फ्रेंड, इसकी मैं अक्सर एक ही डेफिनेशन देता हूँ। हमारे टीचर है रिजवान साहब, कहते हैं मैं एक दोस्त के घर गया तो हलीम लिया। उसने कहा यार रिजवान, ये मेरी अम्मी डस्टबिन में फेंक रही थी। मैंने कहा अम्मी रिजवान आया, उसको खिला देते। ऐसा दोस्त होना चाहिए जिसको आप 2 समोसे खिलाएं तो यार 4 और मंगवा लें। एक बंदे उसको मैंने आइसक्रीम खिलाई, खा गया, फिर कहता मज़ा नहीं आया, चल दूसरी खिला। दूसरे और पैसे। ऐसे दोस्त होने चाहिए जो आपको फ़ोन करके कहे चल भाई बाहर रोटी खाने चलना है। एक ऐसा दोस्त जिसके सामने आप दिल खोल के रख सकें। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, आज दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम हैं जिन्हें इसलिए नींद नहीं आ रही कि उनको रात को खाने को रोटी नहीं मिली, लेकिन ऐसे लोग बहुत हैं जिनको इसलिए नींद नहीं आ रही कि किसी ने उनके दिल का हाल नहीं सुना, किसी ने उनसे पूछा नहीं कि तेरे पे आज गुजरी क्या। ऐसा एक दोस्त हो जिसके सामने आप दिल खोल के रखते हैं। और यहाँ एक बात और कह दूँ, इसके लिए हाई लेवल की सिंसेरिटी चाहिए, मुखलिस हो कि आपके राज को राज रख सके। अगर ऐसा दोस्त नहीं मिल रहा तो आप खुद बन जाएं। आहिस्ता आहिस्ता आपको ऐसे लोग मिलेंगे। लाइफ में लोग क्या करते हैं, एक कॉमन फिनोमेना इस वक्त सोसाइटी में चल रहा है कि हम चालाक बनते हैं। मेरे बाबा जी फरमाते थे वो कामयाब होता है जो बेवकूफ़ बन के चले। आपकी लाइफ में जो सिंसियर लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो 2-3 से ज़्यादा नहीं आएंगे। आपका काम है उनकी कदर करना और उनको संभाल के रखना। हम क्या करते हैं, हम उन्हें वक्ती फ़ायदे के लिए ज़ाया कर देते हैं। आप इस पर गौर करना। हम लाइफ में यही करते हैं, यार टाइम बीइंग के लिए इस बंदे से फ़ायदा उठाओ, उसके बाद भागो। एक अच्छा मुखलिस आदमी आपकी ज़िंदगी से निकल गया। तो ये डड्डू यार ज़रूर होना चाहिए कि आप डेली बेसिस पे ड्रेन आउट होते हैं। जो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन है आपके अंदर ना रहे, आप उसे बाहर निकालें। और लाइफ के अंदर किसी गुरु का या किसी कंसल्टेंट का होना बहुत ज़रूरी है। ये फिनोमेना मैं स्टूडेंट से ज़रूर कहता हूँ कि अपनी लाइफ के अंदर किसी कंसल्टेंट को ज़रूर रखें। अगर गुरु नहीं बना सकते तो कंसल्टेंट ज़रूर रखें। आप देखें, आप सारी लाइफ टीचर से पढ़ते हैं, PhD तक आपका कोई ना कोई गुरु है, कोई ना कोई इंस्ट्रक्टर है, कोई ना कोई सुपरवाइजर है। उसके बगैर किसी भी फन में कमाल हासिल नहीं हो सकता। और आदमी जो भी बना है वो सोहबत से बना है। सहाबी का लफ्ज़ सोहबत से निकला है। आप सारी दुनिया की तफसीरें याद कर लें, कुरान हदीस सब याद कर लें, आप सहाबी नहीं बन सकते। असल जो पावर है वो सोहबत की है। सोहबत की है कि आपके अंदर एक एनर्जी, वासी भली वासी होती है, हल्के होते हैं, उनके साथ बैठने से आप सुकून महसूस करते हैं। फरमाया कि जो बड़े लोग हैं, आप उनके पास कोई प्रॉब्लम लेके जाएंगे, वो आपकी प्रॉब्लम को हल नहीं करते, लेकिन आपके अंदर इतनी एनर्जी और पावर भर देते हैं कि आप कहते हैं कि मैं इस मसले को हल कर दूंगा। इतनी पावर आपके अंदर। ऐसे लोगों को लाइफ के अंदर ढूंढो। ऐसे लोग आपके इर्द-गिर्द मौजूद हैं। हम हमेशा डीमोटिवेशन की स्टेज में रहने की कोशिश करते हैं। वो लोग जो डीमोटिवेट करते हैं उनके साथ टाइम गुजारो, उनके साथ गुजारो जिनकी बड़ी विजन है, जिनकी बड़ी सोच है। अब मैं एक दफ़ा बाबा जी के साथ बैठा था, मैंने कहा जी हमारे स्टूडेंट कैसे हों। बाबा जी इज़ अ वेरी हाईली एजुकेटेड पर्सन माशाल्लाह, और उन्होंने मेरे जैसे को PhD तक लेकर गए, उठाया उन्होंने मुझे, जो मेरे गुरु हैं। तो फरमाने लगे कि हम ये मैंने कहा स्टूडेंट में क्या एक्सीलेंस चाहते हैं आप, मैं बीइंग अ टीचर आप मुझसे क्या चाहते हैं। तो अजीब 2 बातें फरमाया मैं ये चाहता हूँ कि अगर तुम अपने स्टूडेंट के किसी के कंधे पे हाथ रख दो और उसे ये कहो कि इस फील्ड के दुनिया के चैंपियन बन जाओ तुम, तो अपनी पूरी जिंदगी लगा दे सिर्फ तुम्हारे एक जुमले पे कहना। कि मैंने कहा स्टूडेंट क्या है, कहता स्टूडेंट ये है कि मैथ का एक पेपर हो रहा था, उसमें टोटल 15 क्वेश्चंस दिए हुए थे और नीचे लिखा हुआ था अटेम्प्ट एनी 10, अटेम्प्ट एनी 10। तो कहते एक बच्चे ने पेपर सॉल्व किया, पेपर सॉल्व करने के बाद टीचर को दिया और कहने लगा सर सेलेक्ट एनी 10। सेलेक्ट एनी 10 क्या मतलब है? ये एक्सीलेंस चाहिए आपके फील्ड के।
ये एक्सीलेंस चाहिए। तो इस तरफ ध्यान दो। जो अल्लाह का फरमाया कि जो बड़ी सोच है वो बड़ी सोच वालों से आएगी, बड़ी सोच वालों से आएगी। विजन, जिनका बड़ा विजन है उनसे आएगा। हमारा क्या विजन है? बस जल्दी से यार वो 40,000 की जॉब मिले, शादी हो, 2 बच्चे हो, एक गाड़ी और हम दोनों फौत हो जाए। इससे आगे अम्मी कहना शुरू कर देती है, डिग्री होगी जल्दी जॉब कर ले, मैंने तेरी खाला से वादा किया। सारी जिंदगी इसी चक्कर में गुजर रही है। बच्चों बड़ा करने का तो सोचो, बड़ा बड़ा विजन। सूफी बरकत साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, या अल्लाह ये कोई ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए बस खाया पिया और सो गए, पर मैं वो जिंदगी हो जिसमें कोई जज्बा हो, जिसमें कोई कर गुजरने का जज्बा हो, कुछ बड़ा कर गुजरने का जज्बा हो। ऐसी जिंदगी जिससे तू राजी, जिससे मैं राजी, जिससे दुनिया पलटा खा जाए। तो बड़े जज्बे वालों में लोगों को बड़ा जज्बा है। तो ये सोहबत बड़ी, कंसल्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी ज़िंदगी का रुख को बदल देती है। इसलिए बड़े लोगों में रहो जिनके बड़े विजन है, जिनकी बड़ी सोच, आप में वो सोच ट्रिकल होगी, तो उनकी रेडिएशंस आपके अंदर ट्रांसफर होंगे। और अब मैं आता हूँ, ये जेनेरिक बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं लाइफ के अंदर, इनको काबू करना, ये आपको बहुत आगे लेके जाएंगे। अब जो सेमिनार है इसको मैंने 2 हिस्सों में ब्रेक किया। इसको शुरू करने से पहले 2 चीज़ें हैं। अगर आप गौर से देखें, आप एसी चलाने से पहले क्या करते हैं? खिड़कियाँ बंद करते हैं, वो खिड़कियाँ जिनसे गर्म हवाएं आ रही हैं। पहला काम ये है कि उन चीज़ों को अवॉइड करें जिन पे नॉट टू फोकस है, जिन पे फोकस नहीं करना, पहले तो उनकी बात करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने खिड़कियां खोल दी और उसके बाद एसी चलाया तो एसी अपना काम कर रहा है, लेकिन उससे आपको फायदा नहीं होना। फायदा तभी होना है जब पहले आप उनको बंद करें। आप अपने मोबाइल फोन में देखें, जितनी ज़्यादा ऐप्स चल रही होंगी उतनी ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस स्लो होती चली जाएगी। इसीलिए आप देखिए, मैंने आपको शुरू में कहा है कि सारी चीज़ें बंद कर दें, मोबाइल फोन बंद, हर चीज़ बंद, बस मेरी तरफ देखते रहें। तो उसने क्या किया? सारी ऐप, सारी चीज़ें बंद करा के सिर्फ एक ऐप ऑन कर दी, उससे परफॉर्मेंस ऑप्टिमल पे चली जाती है। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ ये है कि लाइफ के अंदर उन चीज़ों को अवॉइड करना। अब इसमें मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने एक स्टोरी लिखी है मसनवी में, और इसको मैं जितना एनालाइज करता हूँ मुझे उतनी पावरफुल लगती है। दैट इज पावर ऑफ हैबिट। पावर ऑफ हैबिट दुनिया की ताकतवर तरीन चीज़ों में से एक। वो लिखते हैं कि एक आदमी ने एक गली के नुक्कड़ पे एक कांटों वाला पौधा लगा दिया जिसमें कांटे होते हैं। लोगों ने इससे कहा कि इस पौधे को जड़ से उखाड़ के फेंको। उसने कहा नहीं जी, कल आप यहाँ सेमिनार सुनेंगे, बहुत कुछ करने का जज्बा आएगा, शैतान आपको कहेगा कल करेंगे, कल लाइफ नहीं आती। लाइफ जो है वो आज ही है। कुछ बड़ा करने का अज़म, कुछ हिम्मत, कुछ एफर्ट, वो आज ही है। तो उन्होंने क्या कहा? कल। तो उसने फिर कहा कल 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 कल। जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, कल कल करते वो पौधा ताकतवर हो गया और जवान हो गया, दरख्त बन गया। और ये जो आदमी था, जो जवान था, ये बूढ़ा हो गया और कमजोर हो गया। अब इस दरख्त को जड़ से उखाड़ के फेंकना बहुत मुश्किल काम है, और यही होता है। अगर आप लाइफ के शुरू में चीज़ों को काबू कर लें तो वो आपके लिए आसान है। पौधे को जड़ से उखाड़ के फेंकना आसान है, लेकिन अगर वो दरख्त बन गई कोई हैबिट, तो फिर वो आपके लिए मुश्किल होती चली जाएगी। और जितना एक आदमी 100 किलोमीटर आगे चला गया तो वापस आने में उसको टाइम लगेगा। और यही लाइफ में हो रहा है। हमारी बहुत सारी हैबिट्स पक्की होती चली जा रही हैं। वजन बहुत सारे बच्चे, अभी मुझे एक बच्चे ने मीटिंग का टाइम दिया 3:50, तो ये सैयद बिलाल कुतुब साहब का सेमिनार है इधर। तो मैंने कहा आप किधर? कहता सर मैं सेमिनार अटेंड कर रहा हूँ। मेरा छोटा भाई किताब खोल के बैठा हुआ है और सामने मैच देख रहा है। मैंने कहा क्या हो रहा है? कह रहा है मैं टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ। और मैंने कहा ये सामने कहता है ये पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच भी देख रहा हूँ। मैंने कहा भाई ये मैच बंद कर दे, ये किताब बंद कर दे। अब वो आया सेमिनार अटेंड करने, मैसेज नहीं कर। मुझे कई स्टूडेंट कर रहे होते सर मैं क्लास में बैठा हूँ, बाद में मिलता हूँ। तो भाई एक वक्त में एक काम। अच्छा, इस सेमिनार में मैंने काफ़ी सोचा। एक ये था कि मैं रियलिस्टिक होकर उन प्रॉब्लम्स को देखूँ। आई वाज जस्ट 18 व्हेन आई एंटर्ड द यूनिवर्सिटी, और अब मेरी अराउंड 34 है, सही एज बता रहा हूँ की बात। तो उसमें जो कुछ मैंने सीखा तो मैंने उसको ग्रेड किया कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे फोकस हटता है। उसमें सबसे पहला फैक्टर ये है कि भाई को मोहब्बत होगी। ठीक है, आपका अजीब लगेगा कि भाई को मोहब्बत होगी। ये डायलॉग ऐसा सुनने में मिलता है। मैंने क्लास फेलो सिगरेट पी रहा है, क्या हुआ यार? भाई को मोहब्बत होगी, भाई टेंशन में। तो डॉक्टर यूनुस भट्ट की मैं किताब पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने एक डेफिनेशन लिखी। तो लिखा कि बच्चे सबसे प्यार करते हैं, लेकिन छुप छुप के किसी एक से करने लग जाए तो समझो बड़े हो। ये आपको हम दूसरा बंदा मिलेगा जिसे मोहब्बत मिली है आजकल। ये सोसाइटी में एक ट्रेंड चल रहा है। ठीक है जी। मुझे अक्सर स्टूडेंट मिलते हैं तो, और हॉस्टलों में ऊंची ऊंची आवाज़ से गाने गा रहे, पहली बार मोहब्बत की है। कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूँ। ठीक है,
और एंड में 8वें सेमेस्टर में नसीब बोला तू नहीं थे तेरी यादा से। अब मैं आपको 2 स्टोरी सुनाता हूँ, ये बड़ा एक फैक्टर है रियली, और मेरी लाइफ में मैंने इसे बड़ा होते देखा। 2 स्टोरीज मैं आपको सुनाता हूँ। किसी भी लेयर पे जब जो इस तरफ गया तो वो डी ट्रैक हो गया। मतलब मेरा क्लास फेलो था, इसे 4-5वें सेमेस्टर की बात है। मैं ज़रा इसे लाइटर मोड में ले रहा हूँ इस बात को, आप भी ज़रा ठीक है, लेकिन ये प्रॉब्लम है सीरियस। इसलिए मैं अपने सेमिनार में हवाई बातों की बजाय कहता हूँ जो रियलिस्टिक प्रॉब्लम है उस पर बात की है, ठीक है। तो उसको पता चला कि वो छत पे बैठा रो रहा है। मैंने कहा भाई क्यों रो रहा है? तो कहता है यार चल वो रो रहा है। तो मैं CRP का क्लास में मैं गया, मैंने कहा यार क्या हुआ है? कहता यार उसकी मंगनी हो गई है। अच्छा मैंने उसको तो रो क्यों रहा है? कहता यार मंगनी होगी। अब मैंने उसे हौसला देने के लिए कहा मंगनी तोड़वा देंगे, वो एकदम चुप हो गया। कहता मेरे लिए कर देगा, अब मेरे से क्या होना था? कुछ भी नहीं, मैंने तो हौसला देना। मैंने कहा यार शादी के बाद तलाक हो जाती है, तू टेंशन ना ले। मैंने कहा तू पढ़ाई पे ध्यान दे, तेरी डिग्री अच्छी होगी, तेरी जॉब अच्छी होगी, तू रिश्ता लेके जाएगा तुझे रिश्ता मिल जाएगा। बस फिर क्या होना था? 8 सेमेस्टर बाद कार्ड आ गया कि बहन को दुआओं में रुक सकते हैं। मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ तो इस तरह के। दूसरी एक और आदमी की स्टोरी सुनी, वो जॉब में चला गया, किसी भी लाइफ के फेज में ये आपको डिट्रैक्ट कर सकता है। उसने कहा, वो मैं उसके साथ बैठा था तो मैंने ऐसी बात चली, कहता भाईजान मुझे भी इश्क हुआ था। मैंने कहा आप तो लगते ही आशिक है माशाल्लाह, लव एट फर्स्ट साइट के बिलीवर। कहता हाँ, कहता मेरी स्टोरी सुने। मैंने सुनाओ। कहता जी मैं डिग्री कर ली, तो डिग्री के बाद हमारे घर कोई आगे रिश्तेदार, तो बस मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा, तो हम मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। मैंने कहा फिर? कहता बस मैंने अपने अब्बू से कहा मैंने इसी से शादी करनी। अब वो जो जॉब कर रहा था वो 10-12 हज़ार रुपये की थी। मैंने कहा फिर? कहता यार मेरे अब्बू ने कहा मैंने तो अपनी बहन की बेटी से तेरी शादी करनी है और मैं फैसला कर चुका हूँ। तो मैंने कहा नहीं अब्बू मैं तो उसके बगैर रह नहीं सकता। कहता मेरे बाप ने मुझे करोला लेके दी थी, घर था सारा कुछ, और मैं एक ही बेटा, 2 बहनें थी, उनकी शादी हो चुकी थी, सब कुछ ही। कहता मेरे बाप ने कहा भाई अगर तूने शादी उस लड़की से करनी है तो घर से निकल जाओ। तो मैंने कहा फिर आपने एडवर्ड हिक्तम बने, एडवर्ड हिक्तम बादशाह था, धोबन के लिए उसने तख्त को लात मार दी। उसे कहा या धोबन से शादी कर लो या तख्त, तो उसने तख्त छोड़ दिया। ये सच्चा बात है। मैंने कहा फिर तो आपने एडवर्ड हिक्तम की तारीख दोबारा दोहरा दी होगी। तो मैंने कहा सबसे पहले आपके अब्बू। कहता मेरा बाप जो है ना अटल बिहारी वाजपेयी साबित हुआ। मैंने कहा क्या मतलब? कहता मेरे बाप का फैसला अटल था। कहता मैंने बड़े अब्बू के पाँव भी पकड़े, अब्बू नहीं माने। मैंने कहा फिर आपने लात मार दी? कहता नहीं यार मैंने सोचा ये तो सब कुछ ही चला जाएगा। करोला भी गई, पैसे भी गए, घर भी गया। मैंने कहा फिर? कहता बस वो अब्बू की बात मान ली। तो मैंने कहा फिर वो लड़की ने खुदकुशी कर ली होगी? कहता नहीं अल्लाह का शुक्र है उसकी भी एक बेटी है, मेरी भी एक बेटी है। तो बेटा ये धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। मैं आपको 2 एडवाइसेस करने लगा हूँ जो मेरे टीचर्स ने मुझे की थी। देखो जो चीज़ जिस काम के लिए है वहीं पे अच्छी लगती है। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं आप लव मैरिज के कायल हैं? मैंने कहा बिल्कुल हूँ, लेकिन ऑर्डर चेंज कर दो। पहले मैरिज हो उसके बाद लव हो। मैं ज़रूर कायल हूँ, लेकिन पहले नहीं, अभी पहले पढ़ाई है, स्टडीज़ हैं, फिर मैरिज है, और फिर उसके बाद क्या है? ये आपका टाइम है पीक का। अब देखिए किसी यूनिवर्सिटी में लिखा हुआ है कि यहाँ मोहब्बत करना सिखाया जाता है, यहाँ इंजीनियरिंग सिखाई जाती है। जो चीज़ जिस जगह के लिए वहाँ के वही काम करो, ये तो समझा रहा हूँ। नहीं सीरियस कह रहा हूँ मैं। आप देखें आप लेक्चर लेने आए हैं, अब इसमें आप मोबाइल में गेम खेलें तो क्या होगा? बेड़ा गर्क ही होगा। आप यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, अपनी स्टडीज़ के ऊपर फोकस करें। आपको एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसे चाहिए, गाड़ी चाहिए, वो कैसे आएंगे? हवा में नहीं आएंगे। वो आप मेहनत करें, एक अच्छी जॉब लें, उसके बाद आप अपनी लाइफ को गुजारें जैसे भी। और शादी चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज हो, सबका अंजाम एक जैसा होता है। बाद में लतीफ़ा सुना, इससे मैंने अच्छा लतीफ़े के एंड में ताली बजाना, बीच में बजाना। अपना ही नाम ले लेता हूँ। अदील की शादी की पहली रात है, मियाँ बीवी छत पे टहल। अब वो दुल्हन कह रही है सुनिए, कहता बेगम हुक्म फरमाइए। यार चांद भी निकला। कहता बेगम आज चांद की क्या मजाल की निकल आए, एक रात में 2 चांद कैसे हो सकते हैं? चांद हो तुम ही चंदा हो। शादी को 2 साल गुजर गए, फिर छत पे डाल रहे हैं वही जुमला, सुनिए जल्दी बताओ क्या बात है? अच्छा वो कहती आज चांद नहीं निकला, बस मैं भी यही सोच रहा हूँ निकल आना चाहिए था, अभी तक क्यों नहीं निकला? 2 साल और गुजर गए, फिर छत पे डाल रहे हैं वही जुमला। तो कहती सुनिए हर वक्त बोलती रहती हो, जल्दी बताओ क्या बात है? कहती आज चांद नहीं निकला। कहता मैं क्या महक में मौसम याद नहीं निकला। 2 साल और गुजर गए, फिर छत पे डाल रहे हैं। कहती सुनिए पता नहीं कौन सी मनूस घड़ी थी जब तुम्हारी मेरी शादी थी, जल्दी बताओ। कहती आज चांद नहीं निकला। कहता कौन है ये चांद? 2 साल और गुजर गए, यानी
साल होने जा रहे हैं, मेरी शादी को 9 साल होने वाले हैं। छत पे डाली, सुनिए बस जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने, शादी ना ही होती तो अच्छा था। कहते आज चांद नहीं निकला, वो कहती आज चांद नहीं, कहता ये निकला हो। ये शुरू के जोश है। मैं एक दफा एक अपने अंकल के साथ बैठा हुआ, तो वो आंटी है ना पढ़ी लिखी नहीं है। मैंने कहा अंकल ये पढ़ी लिखी बीवियां काबू नहीं आती। कहते बेटा यहाँ 0 मीटर काबू नहीं आती। तो लाइफ में रियलिस्टिक होके चलो, ये अपनी फर्जी असम्पशन। सारी फिल्में शादी पे खत्म हो जाती हैं, शादी के बाद वाली जिंदगी तो दिखाइए, उससे पहले पे आप अजीम। और फिर कहाँ से ये सारी चीजें आएंगी? कि मैंने आपको 2 स्टोरी सुनाई है। आप अंजाम को देखो, बड़ा गौर से सुनो मेरी बात। आप अंजाम देखो, जो आज आप कर रहे हो 4 साल बाद क्या होने वाला है। अपनी स्टडीज पे फोकस करो। अगर आपने 4 साल जान लगा दी, पंजाब यूनिवर्सिटी के हमारे एक टीचर आए, कहते छठे सेमेस्टर के बाद कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को जॉब ऑफर हुई। उन्होंने कहा हम आपको 60,000 का पैकेज देंगे। उन्होंने कहा नहीं 80 पे रखना है तो रखो, नहीं तो हम ये भी स्टूडेंट है। इसने 3 साल जान मार दी। 21 साल की उम्र में से 80,000 की जॉब मिल रही है 21 साल की उम्र में। अगर ये 29 साल चलता रहा तो कहाँ जाएगा? इसकी रिस्पेक्ट भी है, सारी चीजें। और ये बात मेरे टीचर ने मुझे समझाई थी सेकेंड ईयर में कॉलेज में। उसने कहा था बेटा अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखना, पढ़ाई पे तुम यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो आगे, गवर्नमेंट कॉलेज में था। उर्दू के टीचर था, मैं तो आज तक उनको दुआएं देता हूँ। कहते बेटा इतना डिस्ट्रैक्ट ना हो जाना, पढ़ाई पे टॉप करना, तेरी हर जगह इज्जत होगी, आगे बढ़ता जा, आगे बढ़ता जा। तो मेरी आपसे हमली ये रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पढ़ने आए हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई को रखें। और ये चीज़ आपको लगती है कि आप इसे कंट्रोल कर लेंगे, कंट्रोल नहीं होती। इस फैक्टर ने आगे ड्रग्स की तरफ लोगों को ले गया। मेरा अपना एक क्लास फेलो इसमें फंस गया था। ड्रग्स दूसरी एडिक्शन है जो सोसाइटी में बढ़ती जा रही है। और याद रखिए ड्रग्स सोल्यूशन नहीं है। मैं एक जुमला कहने लगा हूँ कि लज्जत और सुकून में फ़र्क है। लज्जत और सुकून में फ़र्क है। गुनाह के ज़रिए से सुकून नहीं हासिल होता, टेम्परेरी रिलीफ है, कोई भी है, लेकिन वो आगे आपके लिए बवाले जाने। आप तेज़ मिर्चों के कबाब खाएं, 5 मिनट मज़ा आता है, सारी रात सीने में जलन है, बेसुकून ही मिलेगी। तो ये जो ट्रैंकुलाइजर, मेरे एक दोस्त हैं, उनके भाई बायर मैनेजर कंपनी में हैं, 50 साल उसकी उम्र है, CMH में एडमिट हुआ है। ट्रैंकुलाइजर्स, पिल्स, स्लीपिंग पिल्स इतनी लिए हैं, उन्होंने काम करना छोड़ दिया। अभी 1 हफ्ता पहले वो CMH में एडमिट है, क्रिटिकल सिचुएशन। तो ये क्या है कि ये ड्रग्स की तरफ लेके जा रहा है। और ये तो सोसाइटी में दूसरा बड़ा प्रॉब्लम। बच्चे समझ रहे हैं कि इससे हम निकल आएंगे, इससे नहीं निकलेंगे, अब इसमें और फंसते चले जाएंगे। वही जो मैंने जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की मिसाल दी थी कि पौधे को उखाड़ के फेंकना आसान है। जिस हैबिट में आप फंसते जा रहे हैं, मेरे अब्बा जी अक्सर एक बात कहते हैं, मुझे समझ नहीं आती। वो कहते हैं बेटा मैं जब तक ईशा की नमाज ना पढ़ लूँ ना मुझे नींद नहीं आती। मैंने कहा क्यों? कहते बचपन से पढ़ रहा हूँ, आदत पक्की हो चुकी है। और ये लाइफ की है, इसलिए बेटा इनको अवॉइड करो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखो। होता क्या, पढ़ाई पे ध्यान नहीं करते, ग्रेड्स कम आते हैं, डिमोटिवेट होते चले जाते। तीसरा जो बड़ा फैक्टर जो ड्रग्स के बाद आपको इसके बाद इसकी तरफ लेके जाता है, तो तीसरा बड़ा फैक्टर टेक्नोलॉजी इज द बिगेस्ट एडिक्शन आफ्टर ड्रग्स। इसमें सारे फंसे। अभी मैंने एक दोस्त का बताया, वो कहता है मैं मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करता हूँ, करते ही चला जाता हूँ। मैंने कितने स्टूडेंट से ये कहा कि स्मार्टफोन छोड़ दें। आप स्मार्टफोन छोड़ के देखिए। यहाँ पे एक अप्रोच याद रखिए, वो है कंट्रोल वर्सेस क्विट। क्या है? कंट्रोल वर्सेस। थोड़ा सा जम के बैठा, ठीक है AC नहीं चल रहा, लेकिन हर किस्म के हालात में चलना सीखो। जब आप हर किस्म के हालात में चलते हैं तो फिर आप बढ़े आते हैं। अगर इफ़ यू डूइंग समथिंग इट गोज राइट, इट विल डबल योर कॉन्फिडेंस। इफ यू आर डूइंग समथिंग इट गोज रॉन्ग, इट विल डबल योर एक्सपीरियंस। मैं कई दफ़ा घर में पंखे सारी चीज़ें बंद करके गर्मी में घंटा बैठा रहता हूँ। मैंने अपने स्टैमिना को बिल्ड किया। मैं 1.5 घंटे का लेक्चर लगाया किसी चीज़ के दे सकता हूँ। मैंने अपने आप को इस पर बिल्डअप किया कि मैं AC चले ना चले उसी क्वालिटी का लेक्चर डिलीवर कर सकूँ। आप भी बेटा इसको सीखो। वो आदमी कामयाब होता है जो हर हाल में चले। अच्छे मौसम में गाड़ी चलाना, सीधी गाड़ी चलाना वो अच्छा ड्राइवर नहीं है। आंधी में, तूफान में, बारिश में, कीचड़ में, जैम में जो गाड़ी चलाता है वो अच्छा ड्राइवर। इसलिए इस सेमिनार में जो मैंने शुरू में बात की थी कि ज़रा जम के बैठना सीखो, इसी से स्किल आएगा फोकस होने का। मैं भी अपने आप को वैल्यूएट करूँगा। जब AC चल रहा था तब मैं कितनी जान मार के बोल रहा था और कितनी जान मार के बोल रहा हूँ। क्या मेरे अंदर वो स्किल आया? असल तो स्किल है, और वो उस वक्त पता चलता है जब इम्तिहान आता है, जब एग्जाम आता है। एक आदमी ने बिल्ली को सिखाया कि उसके ऊपर मोमबत्ती रखो तो बिल्ली डांस करती है, मोमबत्ती नहीं करती। बादशाह के पास आया तो बादशाह ने वजीर को इशारा किया, वो डांस करी थी, उसने चूहा छोड़ दिया, उसने वो चलाने लगाई। तो जब टेस्ट आता है तब पता चलता है। अभी मैंने शुरू में कहा था फोकस होना सीखो। अब गर्मी है, पसीना है, अब पता चलेगा दम है कि नहीं, यहाँ के पता चलता है। उससे पहले तो कहते मेरे बाबा जी फरमाते थे खिलाड़ी का पता तो मैदान में चलता है, उससे पहले तो सारे ही रुस्तम में दम है। अब जम के बैठना, इससे अंदर में बात उतरेगी, वरना नहीं उतरेगी, वरना तो बात ही बात है। इसलिए आप देखिए मैं कहता हूँ लेक्चर हमारा रिकॉर्ड ना करिए, एक रिकॉर्डिंग होती है वो मैं अपने लिए रख लेता हूँ कि बाद में अपनी लर्निंग करूँ कैसे बेहतर।
असल इससे मिलेगा कि जब आप जम के बैठना सीख रहे हैं, अब आप क्लासरूम में जाएं, अगर आपने एक सेमिनार जम के बैठना सीख लिया, गर्मी में फोकस होना सीख लिया, आप हर हाल में फोकस होकर लेक्चर सुन सकते हैं, आपके अंदर पावर है। तो मैं कह रहा था टेक्नोलॉजी इज द बिगेस्ट एडिक्शन आफ्टर ड्रग्स, और ये हो रहा है। अब एक अप्रोच लाइफ में कंट्रोल वर्सेस क्विट, जो मैं अक्सर स्टूडेंट से कहता हूँ, आप गौर से देखें, आप लाइफ में पहले कंट्रोल अप्रोच को अप्लाई करते हैं या क्विट को। फॉर एग्जाम्पल, छोटा बच्चा है, आप उसके हाथ में छुरी देने की 2 चॉइस है कि दे दें और ना दें, तो आप पहले कौन सी अप्रोच है? क्विट, आप उसे नहीं लेते, और उस वक्त तक नहीं देते जब तक आपको 100% 100% आप श्योर हैं कि ये अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर 0.1% भी आपको डाउट है, आप उसे छुरी नहीं देंगे। तो मोबाइल फ़ोन जो हम यूज़ कर रहे हैं, स्मार्टफोन, इससे कितना हमारी पढ़ाई में फ़ायदा हो रहा है और कितना नुकसान हो रहा है, इसको इवैल्यूएट करके देखें। ये हमारे फोकस को कितना, इसलिए मैंने पहले मोबाइल फ़ोन बंद करने की रिक्वेस्ट की। आप इसको छोड़ के देखें, आपका फोकस एकदम शूट कर जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए मैं पीएचडी के दौरान सारी चीज़ें बंद रखता था और अभी भी बंद रखता हूँ। 8:30 से 4:30 मैंने अपने घर वालों से रिक्वेस्ट की, मुझे कोई कॉल ना किया करें, अनलेस अल्लाह ने करे तो इमरजेंसी, और 4:30 के बाद मैं किसी स्टूडेंट की कॉल नहीं सुनता। 8:30 से 4:30 में ऑफिस में बैठा हूँ तो जम के बैठा हूँ, हर चीज़ बंद है, फेसबुक बंद है, ये बंद है, वो बंद है, इसको मैं अवॉइड करता हूँ। और अगर मैं अपने किसी रिसर्च पेपर पे काम करूँ तो मोबाइल फ़ोन साइलेंट पे कर देता हूँ, जितनी मर्जी है कॉल आती हैं आते जाएँ, लेकिन मैं अपने आप को फोकस कर देता हूँ। आपको इसे डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि पहले आप क्विट अप्रोच पे आए। स्मार्टफोन कितने बच्चों ने छोड़ा और मुझसे छोड़ के कहने लगे सर हम आपको दुआएं दे रहे हैं, हमारे पास अब काफ़ी सारा टाइम है। जो आप असाइनमेंट्स और क्विज व्हाट्सएप के ग्रुप पे शेयर करते हैं, ईमेल कर दें, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, उस ईमेल को डाउनलोड कर लें। अगर 1 मिनट के लिए आप असाइनमेंट देख रहे हैं तो 1 घंटे के लिए वीडियोस देख के टाइम ज़ाया कर रहे हैं, उससे आपके सर में दर्द हो रहा है और आप लैप्स कर जाते हैं, फोकस खत्म हो जाता है, और यही सबके साथ हो रहा है। अब मैं, कितने लोग हैं जो 35-35, 40-40 साल उम्र है, वो कहते हैं हम स्मार्टफोन को कंट्रोल नहीं कर पाते, हमारे हाथ से निकल जाता है। तो इसलिए लाइफ में अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो किस ऑप्शन पे चले जाएंगे? मैं इसलिए स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए कहता हूँ, मैंने पीएचडी तक स्मार्टफोन नहीं लिया, बिल्कुल नहीं, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया कि मैं स्टूडेंट हूँ। और पीएचडी के भी 1.5-2 साल बाद मजबूरी में लिया कि ईमेल वगैरह का कभी मुझे रिस्पॉन्स करना पड़ जाता है, ये मैं तो, वरना मैं इसको खुशी से नहीं कबूल करता। लेकिन आपका भी टाइम है तो आप तो अवॉइड करो। मैं तो पीएचडी जो अचीवमेंट होना था वो सारी की सारी होगी, तो इस चीज़ को लाइफ के अंदर जरूर देखें। तीसरी जो बड़ा प्रॉब्लम है कि उन चीज़ों में हम इंटरेस्टेड हैं जिन पे हमारा इख्तियार ही नहीं। मसलन हमारे स्टूडेंट को ये पता है कि शाहिद अफरीदी को क्रिकेट कैसे खेलनी चाहिए, मिसबाहुल हक को टुक नहीं करनी चाहिए, कोई चौका छक्का मारना चाहिए, नवाज शरीफ को हुकूमत कैसे करनी चाहिए, सबको पता है, लेकिन ये नहीं पता कि मुझे पढ़ना कैसे। हमारे टीचर को ये पता है कि डायरेक्टर को कैंपस कैसे चलाना चाहिए, रेक्टर की पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए, लेकिन उसे पढ़ाना नहीं आ रहा मादरत के साथ। ऐसे ही हो रहा है। एक असूल याद रखिएगा, मुझे अक्सर लोग आगे कहते हैं यार कॉन्सर्ट्स में ये हो रहा है वो हो रहा है। अच्छा, मुझे कुछ भी नहीं पता, ना मैं अखबार पढ़ता, ना टीवी देखता, ना मीडिया, कुछ भी नहीं, मेरा दिन बड़ा पुरसुकून रहता है। 2011 में मैं इंग्लैंड में था तो मैं डिप्रेशन का मरीज़ हो गया, जो टॉक शो देखूँ लगता है पाकिस्तान खत्म। मैं अल्लाह से दुआएं करूँ या अल्लाह मैं वापस जाऊँ, मेरी अम्मी को मुझे मिल मुझे लगा पाकिस्तान नहीं चाहिए, इतना डिप्रेशन आ गया मेरे अंदर, हर टॉक शो में कि बस खत्म हो गई कहानी पाकिस्तान। मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा ये क्या हुआ, तो कहता व्हाट इज द रीज़न, मैंने कहा रीज़न मीडिया है, कहता यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैंने कहा इसको दबा करो। उस दिन से मैंने मीडिया देखे नहीं। हमारे डॉक्टर गुलाम रसूल साहब का एक जुमला मैं अक्सर सुनाता हूँ, मैं चलते फिरते पूछ लेता हूँ मुल्क में क्या हो रहा है, मैंने कहा सर मुल्क में क्या हो रहा है, कहते बस भाई 40 साल से सुन रहे हैं कि मुल्क नाजुक हालात से हो रहा है। अपने काम से काम रखो, अपने काम पे क्वालिटी है नहीं, हम दूसरों में इंटरेस्टेड है, पड़ोसी क्या कर रहे हैं, साथ वाला क्या कर रहा है, वो भाई आप क्या कर रहे हो, अपने अंदर क्वालिटी लो। मैं अक्सर एक लतीफ़ा सुनाता हूँ, एक बच्चा बाहर में बैठा टॉफियाँ खा रहा है, साथ एक आंटी बैठी और उससे पूछती हैं, आंटी कहती है तुम्हें पता है जो ज़्यादा टॉफ़ियाँ खाती है उनकी उम्र कम होती है। कहता आंटी आपको पता है मेरी नानू की उम्र 105 साल की, तो कहता वो टॉफ़ियाँ कम खाती होंगी, वो कहता नहीं वो अपने काम से काम रखती है। अभी मुझे अक्सर लोग कहते हैं कॉन्सर्ट्स में ये हो रहा है, मैंने कहा यार खैर मुझे रेक्टर बनने दे, हमें इसकी वजह बताता हूँ, इस जुमले की वजह बताता हूँ। अच्छा मुल्क में ये हो रहा है, मैं कहता तू ठहर जाए दफ़ा मुझे ना वज़ीर आज़म लगने दे। कहते क्या मतलब, मैंने एक असूल बेटा याद रखा क्लास में सारी, ये असूल मेरी ज़िंदगी में पक्का है। वो क्या है कि इफ़ यू डू नॉट लाइक द रूल फॉलो, इफ़ यू डू नॉट लाइक द रूल फॉलो, रीच द टॉप एंड चेंज द रूल। सिंपल सी बात, ताली बदली चाहिए। इफ़ यू डू नॉट लाइक द रूल फॉलो इट, रीच द टॉप चेंज द रूल। हम यही बैठे बैठे चेंज कर रहे हैं। एक खरगोश ने देखा कि एक कौवा दरख्त पे बैठा ऊपर सो रहा है मजे से, तो वो उसने कहा यार ये चिल कर रहा है, भाई भी चिल कर,
जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं चिल कर रहा हूँ, सारे सोच रहे हैं आप भी चिल कर, नहीं, आप सिचुएशन को पहले अंडरस्टैंड करें। वो भी आराम से बैठ के सो गया, अब वो आराम से ज़मीन पे बैठा सो रहा है, लोमड़ी आई खरगोश को खा, तो नीचे लिखा हुआ था मॉरल, इफ़ यू आर सिटिंग आइडल एंड डूइंग नथिंग देन यू मस्ट बी एट द टॉप। ठीक है, हम अल्लाह के फजल से नीचे बैठे सिर्फ बातें कर रहे हैं, बातें, ठीक है। फैकल्टी मेंबर आते हैं कि पीएचडी नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, आप एफर्ट तो बढ़ाएं उसके, आप उस पे मेहनत तो करना। मैंने मुझे लेट अप्रोच बताई थी, आपको हर लेयर पे नए सिरे से मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने एमफिल कर लिया है तो आप अभी खेल रहे हैं मोहल्ले की टीम, घर की टीम आगे बढ़ने के लिए, शहर की टीम के लिए पीएचडी और जीरो से दोबारा मेहनत है। ये फिनोमेना हमारी समझ में नहीं आ रहा। हम कह रहे हैं मैंने 18 साल, वो भाई ठीक है, उसे साइड पे रखें। ये फिनोमेना लाइफ में जो लेट अप्रोच है, ये बड़ा इसके ऊपर। तो ये जो इंटरेस्ट है कि जो गैर इख्तियारी अमूर, इनको छोड़ दें जिन पे आपका इख्तियार है, आप वो करें जिस पे आप। मेरा लेक्चर क्या रोज रिफाइन हो रहा है? मैं अपने आप से एक सवाल पूछता हूँ, मेरा मोटिवेशन सेमिनार क्या रिफाइन हो रहा है? ये फंडामेंटल क्वेश्चन है। कितनी ऑडियंस आ रही है, ये फंडामेंटल क्वेश्चन नहीं है। फंडामेंटल, मैं टीचर हूँ, मेरा लेक्चर कितना रिफाइंड हो रहा है, अच्छा हो रहा है डे बाई डे? क्या मेरा हर लेक्चर पिछले लेक्चर से बेहतर हो रहा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसलिए एक जो बड़ी रीज़न है वो ये है कि हम इन चीज़ों के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इसके इन्वॉल्व होने की वजह से हमारा फोकस हट जाता है। और उसके बाद ये हमने डिफरेंट लैंग्वेजेस, इन 3 चीज़ों पर बड़ा टाइम ज़ाया कर रहे हैं, कपड़े, खाने और बॉडी। अब कंघी कर रहे हैं तो 10-10 मिनट कंघी किए जा रहे हैं, ठीक है। कोई स्पाइस बनाने के अंदर लगा हुआ है, कोई इसमें लगा हुआ है, कोई इसमें लगा हुआ है। इधर थोड़ा टाइम लगा के बाकी टाइम किस पे लगाएं? स्टडीज़। जब स्टडीज़ आपकी खत्म हो जाए तो उसके बाद आप चलिए नॉर्मल अपने आप को रखें, ठीक है। शादी ब्याह का फंक्शन है, आप ज़रूर तैयार होकर जाएँ, ठीक है। अभी यहाँ बच्चों को देखता हूँ 10-10 मिनट शीशे के सामने खड़े। एक को मैंने मजाक में कह दिया, मैंने कहा यार हो सकता है वो आज छुट्टी पे मैं अक्सर अपने आप को क्लास में भाई कहता हूँ। भाई ने शरारतें की हैं ज़िंदगी में, और भाई ने बोंगियाँ भी मारी हैं। मैं सबको एडवाइस करता हूँ ज़िंदगी में शरारतें करते रहें, लेकिन एक बात रखें, वो कहता है बच्चों पर एक नूर सा बरसता है, शरारतें तो करते हैं, साजिशें नहीं करते। शरारतें करनी है लाइफ में, साजिशें नहीं करनी, किसी को धोखा नहीं देना, लाइटर मोड में रहना, हर एक को खुश रखना, हंसते मुस्कुराते। ये वो बड़े बड़े फैक्टर्स थे कि जो मेरे हिसाब से अगर आप इनको काबू कर लें तो नॉट टू फोकस, सारी खिड़कियाँ बंद हो जाएंगी, बस अब अगला काम आसान है। अगर आप गौर से देखें तो मैंने पहले कोशिश की है सारी खिड़कियाँ बंद करवाने की, मोबाइल फ़ोन बंद, मेरी तरफ देखते रहें, आखिरी सेमिनार है, यही बातें मैंने आगे लिखी हैं, फोकस कर लें। अगर आप नॉट टू फोकस कर लें तो ये फोकस करना आसान हो जाएगा। सबसे पहले अपने आप को काम एंड कूल फ्रेश रखें। जब किसी काम को करने लगे रिलैक्स होकर शुरू करें, हबड़ दबड़ में ना करें। अभी आप देखें, हमने सेमिनार शुरू करने से पहले आधा मिनट कहा कि अपने आप को ज़रा कलेक्ट करें, किया भी? इसी तरह डेली से प्रैक्टिस करें। लेक्चर शुरू होने से पहले 1 मिनट अपने आप को कनेक्ट करें, अपने आप को रिलैक्स करें। अगर आप काम कूल और फ्रेश हैं तभी तो अगले स्टेप पे जाएंगे। और एक वक्त में एक काम करें, जैसे लिखा मल्टीटास्किंग। आप पढ़ने आए हैं, सिर्फ एक ही टास्क रखें, वो क्या है? पढ़ना। उसके अलावा बाकी टास्क। हाँ, अपने फील्ड के बारे में एक्सीलेंस जरूर हो, नॉलेज होनी चाहिए। आप डबल ई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उसकी स्टेट ऑफ द आर्ट आपको बताओ। सियासत में क्या हो रहा है वो आपका कंसर्न नहीं है, आपका कंसर्न है डबल ई में पीक पे मैंने कैसे जाना है। ऐसे ही इसी तरह से हर टास्क को आखिरी समझ के करना कि भाई इसमें मैंने इस सेमेस्टर में मैंने अच्छा परफॉर्म करना है, जब अगला आएगा तो फिर अगला देखा जाए। जिसे कहते हैं लिव इन टुडे। क्या कहते हैं? आज में रहना सीखो। हम क्या करते हैं, अभी कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका 3 बजे क्विज, अभी से टेंशन ले रहे हैं आप, क्विज जब क्विज आएगा तब अभी तो कुछ नहीं। और इसी तरह से बैलेंस लाइफ गुजारना पड़ता है। हमने लाइफ को इम्बैलेंस कर दिया। बैलेंस के लिए वही 5 चीज़ें हैं, फ्रेंड्स के साथ टाइम गुजारना, फैमिली को टाइम देना, वर्क को टाइम देना और अल्लाह के जिक्र को टाइम देना। और इसमें एक चीज़ है कि मोहब्बत दें लो। इससे पूरी दुनिया नफरतों में। मुझे तकरीबन रोज़ ईमेल आती है, कोई ना कोई स्टूडेंट कहता है मुझे कंसल्टेंसी चाहिए आपसे, कोई टीचर कहता है मुझे आपसे हेल्प चाहिए। इस लोगों के दिल टूटे हों। अल्लाह फरमाते हैं कि मुझ पे वाजिब है, अल्लाह पे कुछ वाजिब है, अल्लाह फरमाते हैं मुझ पे वाजिब है कि जो किसी टूटे हुए दिल को जोड़ दे मैं उसे जन्नत में दाखिल लोगों के हौसले बढ़ाओ और उन्हें कहो तुम कर सकते हो। मीडिया क्या कर रहा है, हमारे बच्चों को ये बताता तुम नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ सब कुछ हो सकता है, सिर्फ वो जो मैंने बच्चे वाली स्टोरी सुनाई थी उसे कोई ये बताने वाला नहीं कि तुम ये काम नहीं कर सकते। अब सब जर्मनी ने 1960 में कर्ज लिया पाकिस्तान से, आज आप देखो कहाँ है। अगर आज आप बच्चे ऑनेस्ट हैं, आप में हर बच्चा ये कि मर जाएंगे झूठ नहीं बोलेंगे, मर जाएंगे हराम नहीं खाएंगे, आप देखें 15-20 साल बाद आप ही बड़ी पोस्टों पे होंगे और आप उनको बदलते हैं। ऐसी नेशन ऐसी बदलती।
और एक स्टोरी सुना के आगे चलता हूँ। सोच बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले सोच बदलो। इंग्लैंड में एक साहब से मैं मिला, वो ये पाकिस्तान से 1996 में उनकी PhD थी पाकिस्तान से। उन्होंने एक स्टोरी सुनाई, उसका मेरे ऊपर बड़ा इम्पैक्ट है। कहते हैं हम वॉक कर रहे थे स्ट्रीट पे, तो एक बूढ़ी ब्रिटिश लेडी वो फ्रेंच फ्राइज उठा के और शॉपर पे डाली। तो कहता मेरे एक दोस्त ने कहा, ओल्ड लेडी व्हाई आर यू पिकिंग दिस, इट इज़ अ क्राउडेड प्लेस, यू मे गेट हर्ट। तो कहता उस बुढ़िया ने मेरी तरफ देखा और कहने की, लुक जेंटलमैन, दिस इज माई कंट्री, इफ इट इज़ डर्टी आई विल डर्टी। इतना सा फर्क है। मैं ये कहता हूँ कि ये सारे बच्चे मेरे बच्चे हैं, ये पूरा मुल्क मेरा अपना है, ये कमरा भी मेरा है, हमने इसको साफ सुथरा रखना है, हमने इसको अच्छे से अच्छा बनाना है, ये सारे लोग हमारे अपने हैं, ये बच्चे हमारे। मैं अपने आप से सवाल, मैं एक अजीब बात कह रहा हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए पहले दुआ करता हूँ, अपने माँ बाप बहन भाइयों के लिए बाद में दुआ करता हूँ, अल्लाह जानता है इस बात। और ये मेरे बाबा जी ने सिखाया, तो उनका ये, तो मैं अपने बच्चों से ज़्यादा अजीज होने चाहिए। हम हर एक से मोहब्बत करें, हर एक को मोहब्बत दें। आप देखेंगे लौट के आए, आप 1% देंगे 10%, खुशी देंगे 1% 10% लौट के। हम लोगों को तंग करते हैं, तंज करते हैं, डिप्रेशन में लेके चले जाते। तो वो मैं अक्सर एक लतीफ़ा सुनाता हूँ, शोहर अपनी बीवी से कहता, तुम वैसी रोटी नहीं पकाती जैसी मेरी अम्मी पकाती थी। तो आगे से कहते, तुम भी वैसा आटा नहीं गूंथते जैसे तुम्हारे अब्बा गूंथते। इसलिए बेटा मुल्क बदल सकता है, सोच बदलो अपनी, ये सब कुछ हमारा अपना है। अपने अब टीचर मुझे अक्सर कहते हैं बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते। मैंने कहा बच्चों को छोड़ो, तुमने 100% जान मारी, इन्हें अपना बच्चा समझा। क्या अपने बच्चे को ये कह के छोड़ देता है कि भाई ये पढ़ना नहीं चाहता? क्या स्टूडेंट ने टीचर को अपने वालिद की जगह पे समझा, उसको वो रिस्पेक्ट दी, वो अदब किया, वो जान मारी उसने अपने हैंड पे? वो अहमद फराज ने क्या कहा था, उसकी वो जाने उसे पास वफा था कि न था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते, अपनी निभाओ, अपनी तरफ से मुखलिस रहो, अच्छा काम करो। और इसमें एक बड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो जिक्र का है, फोकस होने के लिए। अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं जिक्र आपको बड़ा फोकस करना है, जिक्र के लिए एक टाइम मुकर्रर करें। मैं एक पढ़ रहा था, एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि अल्लाह की मोहब्बत कैसे हासिल हो। उन्होंने कहा जैसे बंदों की हासिल होती है। उन्होंने कहा कैसे? कहता 5 मिनट टाइम फिक्स करके किसी से बात करो, रोज़ करो। तो 5 मिनट बात करने के बाद आपने क्या करना है, 6 महीने कंसिस्टेंटली बात करनी है, और 6 महीने के बाद जो है ना बात करना छोड़ देंगे, तो आपके अंदर आग लग जाएगी। 5 मिनट रोज़ाना टाइम मुकर्रर करके अल्लाह से बातें जो है, या अल्लाह आपने मुझे आंखें दी, कोई जिक्र नहीं आता, ये करो, अल्लाह से बातें करो, या अल्लाह मेरा ये टेंशन है, या अल्लाह मेरा ये प्रॉब्लम है। अच्छा, यहाँ एक सोल्यूशन बताता जाऊँ प्रॉब्लम से अक्सर लोग आते हैं। इंग्लैंड में एक सिचुएशन ऐसी आई कि जहाँ मैं डेड एंड पे पहुँच गया। तो मैं एक बाबा जी के पास चला गया, वहाँ भी मेरे एक बाबा जी थे, उस्ताद थे। मैंने कहा बाबा जी फंस गया हूँ मैं, अब मुझे समझ नहीं आ रही, इतनी सारी प्रॉब्लम आ गई और बड़े बड़े प्रॉब्लम आ गए। उन्होंने एक कमाल की बात की जो मुझे आज तक चला रही, बस कुछ ना समझ आए ना, वज़ू करके मुसल्ले में बैठ दो, 2 नफल नहीं पढ़े जाते, अल्लाह से बातें शुरू कर दो, रोना शुरू कर दो, या अल्लाह ये मसला, ये मसला, ये मसला, अल्लाह मसले हल करेगा। उन्होंने अजीब बात की, कहते हैं बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया, उसको उठा के अलमारी में रख दो, एक बाल्टी बना दो प्रॉब्लम, उसके साथ एक सोल्यूशन की बाल्टी बना दो, और सोल्यूशन की बाल्टी से प्रॉब्लम की बाल्टी में डाल दो। दूसरा प्रॉब्लम आ गया, उसको भी उठा के अलमारी में रख दो, तीसरा आ गया, उसको भी साथ साथ सोल्यूशन की बाल्टी रख दो। अजीब बात फरमाई, कहते हैं प्रॉब्लम को सर पे ना सवार हो। इसका क्या मतलब है? कहते इसका मतलब ये है कि देखो तुम प्रॉब्लम लेकर आए हो, ये प्रॉब्लम तुम्हारे सर पे सवार है, मेरे सर पे सवार नहीं। जैसे भी प्रॉब्लम आता है उसे अपने सर पे सवार कर लेते हैं, तो उसको जो हल करने की एनर्जी है वो भी खत्म हो जाती है। आप ये बड़ी सिंपल बात लग रही है, ये है बड़ी पावरफुल, आप इसे प्रैक्टिस करके देखिए, आपके सारे प्रॉब्लम उधर ही रहेंगे। प्रॉब्लम है बिल्कुल रिकवरी रहेगी, आप उसे आहिस्ता आहिस्ता हल करते चलते हैं, कुछ जल्दी हो जाएंगे, कुछ देरी से हो जाएंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है लाइफ के अंदर। तो इसलिए जिक्र पे ध्यान देना, 5 मिनट रोज़ाना से आज से शुरू करके देखें, और ये ध्यान जमाएं कि बस मैं अल्लाह से बातें कर रहा हूँ, मैं हूँ और अल्लाह है। और बाबा जी एक अजीब बात फरमाते थे, मैंने ये डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, कहते बेटा दुरूशी पढ़ो। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई नहीं आता ये पढ़ते हैं, चलते फिरते फारिग हो, जितने गुनाह होते हैं फारिग वक्त में। अगर आप फारिग वक्त में दुरूशी पढ़ेंगे तो गुनाहों से बच जाएंगे और फोकस होंगे। फरमाया, अजीब बात फरमाई, हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक दफ़ा दुरूशी पढ़ने पे 10 रहमतें पड़ती हैं, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, और 10 फरमाया अल्लाह की एक रहमत सारे डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है, अल्लाह की एक रहमत सारी जहमतों को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है, और अल्लाह की एक रहमत सारी कायनात की बख्शिश के लिए काफ़ी है। जो आदमी रोज़ाना, जो औरत रोज़ाना 1000 दफ़ा दुरूशी पढ़े तो अल्लाह की 10,000 रहमतें पढ़ेगी। इसमें डिप्रेशन कैसे आ सकता है? आ ही नहीं सकता। मेरे स्टूडेंट हैं जिनको मैंने कहा आप जिक्र करना शुरू करें, वो कहते हैं सर हमारा फोकस बढ़ रहा है और तबीयत में सुकून बढ़ रहा है।
क्योंकि जिक्र से रोशनी और ठंडक आती है और गुनाह से गर्मी और अंधेरा। मैं एक अजीब जुमला कह के आगे बढ़ रहा हूँ। गुनाह के जरिए से सुकून हासिल करना ऐसे ही है जैसे गंदगी को पेशाब से धोना, वो और बढ़ेगी और यही हो रहा है। आप जिक्र शुरू करें, आपके अंदर सुकून आता है। आखिरी बात कह के ये ख़त्म कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे हिम्मत हार जाते हैं, बेटा ये आखिरी बात है तो फोकस होगी, चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन मैं आपको चंद लेयर पे चंद स्टोरी सुना के आज का सेमिनार खत्म कर रहा हूँ। नेवर एवर गिव अप इन लाइफ। आप सारी दुनिया का ही लूज़र है, आप लूज़र नहीं है जब तक आप मैदान छोड़ के नहीं भाग जाते। ये मेरी बात याद रखें। ज़िंदगी आपके टेस्ट लेती रहेगी, लेती रहेगी, लेती। अब मैं आपको चंद लेयर्स पे स्टोरी सुना। एक एडवाइस यहाँ दे रहा हूँ। मुझे किसी ने बताया कि जो थॉमस एडिसन जिसने बल्ब बनाया था, इसने 2000 अटैम्प्ट किए थे, 1999 अटैम्प्ट उसकी ज़ाया हो गई। कितनी एफर्ट किया। अक्सर स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि ये काम सर हुआ था, फोकस करना सीख रहे थे, फोकस हो नहीं रहा। तो मैं कहता हूँ क्या आपने 2000 अटैम्प्ट कर लिए हैं? अगर 2000 अटैम्प्ट कर लिए हैं तो गिव अप कर दें, अगर नहीं की तो कीप ऑन पुटिंग एफर्ट। अल्लाह आपको चेक कर रहा है। जिससे बड़ा काम लेना हो ना, उसके इम्तिहान भी बड़े दिए जाते हैं और उसका रिवॉर्ड भी बड़ा होता है। अब मैं आपको चंद स्टोरी सुना के ख़त्म कर रहा हूँ, हर लेयर की स्टोरी सुना रहा हूँ। S1 एग्जाम के बाद मेरे पास एक स्टूडेंट आई और उस बेचारे को टाइम का पता नहीं चला। मैं डिफरेंट लेयर्स का आपको ग्रैनुलरिटी पे स्टोरी सुना रहा हूँ। लाइफ में बढ़ते नहीं। एक आखिरी सेंटेंस है जिस पे मैं सेमिनार खत्म कर रहा हूँ, वो सेंटेंस असल जान है, उसको ज़हन में रखना। ये स्टोरीज उसको जो है वो समझाने के लिए। तो वो लड़की रोने लगी। उससे पहले सेमेस्टर में पढ़ा था। मैंने क्या हुआ? कहती सर वो मैं लाइब्रेरी में बैठी पढ़ रही थी, मुझे पता ही नहीं चला, मैं मिसअंडरस्टैंड कर गई टाइम को, पेपर हो चुका। अब वो गिव अप कर रही है। तो मैंने कहा नहीं, आप मेकअप का ऑप्शन आपके पास है। तो उसने हिम्मत की, उसने मेकअप कर दिया, मेकअप एग्जाम दे दिया। उसने एफर्ट करनी नहीं छोड़ी। अब दूसरे स्टेप एक स्टूडेंट मुझे सुनाता है, कहता मैं सेमेस्टर 1 में था, एक स्टूडेंट की स्टोरी है। मैंने सेमेस्टर 1 में टॉप किया और जो सेकंड और फर्स्ट पोजीशन में डिफरेंस था वो था 0.01। ठीक है। और कहता हमारा जो CGPA है वो 80 मार्क्स पे 4 होता था। कहता अब मेरा अगला टारगेट था सेकंड में भी टॉप करूँ, इस मार्जिन को बढ़ाऊँ। कहता मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का सब्जेक्ट था। S1 कहता हमारा 20 मार्क्स का था सेशन 1। कहता उस 20 में से मेरे 10 आए। कहता मैं बैठा हूँ, ब्लैंक हो गया। टीचर मुझे सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है पेपर्स, मेरा एक रंग आ रहा है, एक रंग जा रहा है और मुझे लगा कि गेम ओवर हो गई, कहानी खत्म हो गई। याद रखिए जब आपको ये फीलिंग आए कि गेम ओवर है तो समझे गेम ऑन होने लगे, आप अगली लेयर पे जा रहे हो। क्योंकि घर की टीम से आती जैसी मोहल्ले की टीम में आएंगे कंपटीशन बढ़ता है। मैं इसे एक बात बता दूँ, तेंदुलकर ने जब पहला मैच खेला था ना 16 साल की उम्र में, उसने इंडिया में धूम मचा दी नेशनल लेवल पे। अब वो अगली लेयर पे आया, इस फिनोमेने को समझे, हम यहाँ आके डिमोटिवेट हो जाते हैं। अगली लेयर पे आया, आपने FSC में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया होगा, लेकिन अगली लेयर बड़ी स्ट्रॉन्ग है यूनिवर्सिटी की, इसमें धुआं निकल जाता है बच्चों का। ये फिनोमेना हम नहीं समझ पाते। वो कहता है मैं नेशनल लेवल पे इंडिया में छा गया, जब भी तो 16 साल का खिलाड़ी मैदान में उतरा। कहता आगे से बकारी उसने पहली गेंद में बाउंसर मारा और उसकी नाक पे लगा और खून से छड़ गया। वो क्लिप पड़ा हुआ यूट्यूब पर। तेंदुलकर का इंटरव्यू मैंने सुना, वो कहता है मैंने बॉल से बचने की कोशिश की लेकिन बॉल इतनी स्पीड से थी कि हिट कर दिया। तो लाइफ ऐसे हिट करेगी हर लेयर पे आपको, बड़े बड़े खिलाड़ी। आपने ये बात नहीं करना, जब आपको लगे ना गेम खत्म हो रही है, गेम समझे आप अगली लेयर पे चले गए, अब आपको नए सिरे से दोबारा जान मारनी पड़ेगी। इसको समझो, हम लाइफ को रियलिटी के साथ नहीं समझते, रियलिटी के साथ समझो। अगली लेयर पे उससे ज़्यादा जान मार दी क्योंकि उससे बड़े खिलाड़ी उतरे हो। देखिए ना नेशनल लेवल से इंटरनेशनल पे आती फ्लैट होकर पहली गेंद पे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वो उठ के खड़ा हुआ, खेला और चलता रहा। तो वो कहने लगा कि मुझे लगा गेम ओवर। कहता अल्लाह ने करम किया मुझ पर। बैठे बैठे मैंने कहा मेरे हाथ हैं, कहता मैंने कहा वही हाथ हैं, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, हाँ जी, दिमाग काम कर रहा है बिल्कुल। कहता मैंने 2-3 चूटियाँ भी काटी, मैंने कहा सेंसेस सीखे मेरे। कहता उसके बाद मैंने कहा गेम ऑन है, अभी 80 नंबर मेरे पास है और 80 पे 4 है। कहता जो पिछला हो गया उसको मैं भूल गया। कहता मैंने एफर्ट करना शुरू की, जब रिजल्ट आया तो उस पेपर में मेरे 83 मार्क्स थे। इसका मतलब उसने 80 में से 73 स्कोर कर लिया। उसने गिव अप नहीं किया, उसने कहा गेम ऑन है। और उस कहता मैंने सेकंड सेमेस्टर में फिट हो गया। ये दूसरा लेयर आ गई। S1 S2 में डिमोटिवेट हो गया, एफर्ट छोड़ देते हैं। तीसरी लेयर आ गई। एक बच्चा मुझे यहाँ मिला, उसको TA रखा कॉमर्स से। मैंने कहा क्या हुआ? कहता सर उसका 2.53 CGPA मुझे आज दिया। मैंने कहा तुम्हें क्यों TA शिफ्ट दी कॉमर्स ने, तुम्हारे बैच के टॉपर को क्यों नहीं रखा? कहता सर वही नंबर वर्सेस एक्सीलेंस, नंबर वर्सेस स्किल की बात है। कहता सर मैं सबसे अच्छा प्रोग्रामर हूँ अपने बैच का, इसलिए कॉमर्स ने मुझे जॉब दी। तो मेरे साथ एज ए TA काम कर रहा था। बाद में किसी टॉप के सॉफ्टवेयर हाउस में गया, फिर कहता मैं जर्मनी जा रहा हूँ। तो कहने लगा कि सर, मैंने कहा तुमने कैसे टॉप कर दिया, जरा गौर से सुनना बेटा। कहता सर मेरी पहले सेमेस्टर में प्रोग्रामिंग में सप्ली आई थी,
इसका ये मतलब नहीं आप भी सप्ली लें फिर कम बैक कर लें, इससे ये कोई अज्यूम ना कर ले ये कह के सर ने कहा था बस अब तैयारी पढ़ो सप्ली की, नहीं ऐसे कहता सप्ली आने के बाद मैंने उसे चैलेंज के तौर पे, लाइफ को चैलेंज के तौर पे, ये ना कहो वाई मी, कहो ट्राई मी, लाइफ में ना कहो वाई मी, क्या कहो बड़ा। तो उसने कहता है कि मैंने कम बैक किया पहले सेमेस्टर में फेल होने के बाद, यानी कम बैक की पॉसिबिलिटी है, नेवर एवर गिव अप, अगली ईयर पे चलो। मेरा क्लास फेलो था माशाल्लाह, इतना तेज था, 9 सेमेस्टर्स में डिग्री की, यही निकम्मा 4 साल बाद मुझे मिला। मैंने कहा तू क्या कर रहा है? कहता भाई प्रोजेक्ट मैनेजर लग गया। मैंने कहा तुझे किसने रख लिया? कहता यार बस कुछ ना पूछ, 4.5 साल तो मैंने ज़िंदगी ज़ाया की, लेकिन 1 साल है मैंने इतनी मेहनत की है डिग्री के बाद कि 4.5 साल इतनी मेहनत नहीं की, और उसमें प्रोग्रामिंग का चीता बना और आज मैं प्रोजेक्ट मैनेजर है 2-3 साल। लाइफ में आगे जब भी बढ़ेंगे जब एफर्ट करेंगे। अगर डिग्री एंड पे जा रही है, 7वां 8वां सेमेस्टर है, आपको कुछ नहीं आता, इसका ये मतलब नहीं कि आगे भी नहीं आएगी। आज बुरा क्यों है? क्योंकि कल एफर्ट नहीं की, आज एफर्ट शुरू करो, साल बाद जिंदगी बदल जाएगी। अब इससे अगली लेयर पे चले जाओ, डिग्री भी मुकम्मल हो गई, मैं डिफरेंट लेयर्स पे आपको समझा रहा हूँ कि जिन लोगों ने हिम्मत नहीं आ रही वो चलते रहे, वो आगे बढ़ते रहे। आखिरी स्टोरी, ये एक लड़के की स्टोरी है। 5 साल की उम्र में वो यतीम हो गया, 16 साल की उम्र में उसने स्कूल छोड़ दिया, 17-18 साल की उम्र में उसकी शादी हुई, एक बेटी हुई, और वो शादी सक्सेसफुल ना हो सकी, उसके पास कुछ खाने पीने को नहीं था, कंडक्टर लगा, जॉब नहीं चली, उसकी बीवी उसे बेटी को लेकर छोड़ के भाग गई। 22 साल की उम्र में उसने कोई इंश्योरेंस में मुलाजमत की, वो भी नहीं, फिर वो कुक लग गया, बावर्ची लग गया एक जगह, बहरहाल जिसे कहते हैं होटल में। करते करते उसने अपनी बेटी को किडनैप करने की कोशिश की, वो भी अनसक्सेसफुल रही उसकी अटेम्प्ट। करते करते उसकी उम्र 65 साल हो गई, और 65 साल की उम्र में उसने खुदकुशी का फैसला कर लिया। जब वो रिटायर हुआ तो उसको गवर्नमेंट ने $105 का चेक दिया, छोटा ये बन गई है तुम्हारी आंख में, $105, कहानी एंड हो गई। हमें जहाँ लाइफ में लगता है चीज़ें एंड हो रही हैं, आप जैसे दोस्तों को लग रहा होगा लाइफ एंड हो रही है, लाइफ एंड नहीं होती, लाइफ वहाँ से शुरू होती जा रही है। बस थोड़ा सा हिम्मत करो, थोड़ा सा कम बैक करने का जज्बा रखो, आगे बढ़ने का जज्बा रखो। अब मैंने शुरू में एक बात की थी कि ज़्यादा चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है, एक उठाओ और उसे किस पे ले जाओ, एक्सेलेंस। तो वो बैठ के अपनी वसीयत लिखने लगा दरख्त के नीचे कि मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ। तो कहने लगा कि जो वो वसीयत लिखने लगा तो उसने वसीयत की बजाय ये लिखा कि वो कौन सा एक काम है जिसमें मुझे एक्सीलेंस हासिल है। एक चीज़ में एक्सीलेंस हासिल कर लो, ज़िंदगी पलट जाती है। ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए। लोगों ने चनों में जान डाल दी, मैं अक्सर कहता हूँ गोगो नदी भी है कि चने बेकर हैं लाखों करोड़ोंपति, मिठाई में जान डाल दी, लोग करोड़ोंपति हो गए। एक चीज़ में जान डाल दो, किसी एक में टॉप पे ले जाओ उसे, आप दुनिया में छा लो। तो कहता उसने लिखा कि मुझे एक ही काम आता है, वो काम क्या है कि मैं खाना अच्छा बना दूँ। उसने कुछ पैसों का चिकन खरीदा, उस चिकन को बनाया और जाके उसने बेचना शुरू कर दिया। उसने 65 साल की उम्र में, देखो गौर करो, हम 40 के होके एफर्ट छोड़ देते हैं, 35 के होके एफर्ट छोड़, 65 पे आ रहा है वो मैदान में। 65 पे उसने वो चिकन बेचना शुरू किया, चिकन में जान डाली, और 88 साल की उम्र में वो अरबपति था, और इसको लोग KFC के ओनर के नाम से जानते हैं। इसलिए बस ये आखिरी जुमला कह के सेमिनार ख़त्म है। एक बात याद रखना, जब तक सांस है तब तक चांस है। अगर आप सारों के कोई क्वेश्चन हो तो खड़े होकर पूछेंगे, खड़े होकर पूछेंगे तो मुझे आसानी रहेगी। कोई क्वेश्चन हो तो कोई क्वेश्चन नहीं जी। ये बच्चा जो है ना, इसके लिए ये IT वाले भी हमारी बड़ी हेल्प करते हैं, ये बैठे हैं, अल्लाह ने खुश रखे। जब मैंने पहला सेमिनार किया तो ही वॉज विद मी। ये जितने इमेजेस की सिलेक्शन है, ये इसका आखिरी सेमिनार है, इंशाल्लाह डिग्री हो जाएगी। अच्छा बच्चा, ऐसी बात नहीं हो सकती, डिग्री हो जाएगी। अब्दुल रऊफ इसका नाम है। तो गलती से मैं इसका फाइनल प्रोजेक्ट का भी सुपरवाइजर हूँ, तो इसने कहा जी मैं प्रेजेंटेशन बनाना सीखना चाहता हूँ। तो जितने इमेजेस हैं, अभी ये 7वां सेमिनार है हमारा, तो ये मुझे हेल्प करता है, कंटेंट मैं देता हूँ, तो इसमें इमेजेस वगैरह डालना और फिर हम इसको रिफाइन करते रहते हैं। तो इसने मुझे बहुत हेल्प की। एक दफ़ा अगर इसके लिए तारीफ